हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर घटनाचक ज्योग्राफी सीरीज, जिसको हम कंटिन्यू करते हुए अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में हम कवर करने वाले हैं एटमॉस्फेयर, इंसुलेशन और साइक्लोन वाले चैप्टर को यहाँ पे किया जाएगा। इससे प्रीवियस डिस्कशंस में यहाँ तक के चैप्टर पूरा रिलीज तक के हो चुके हैं, विच कैन यू कैन विजिट फ्रॉम द प्लेलिस्ट, जिसमें हमारी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीटेड है, और अदर प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी। तो ये सब आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इसके पीडीएफ नोट्स एक्सेस आफ्टर द क्लास में अपलोड कर देता हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जानते हैं हमारा फर्स्ट कि एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, और फिर हम इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखें तो हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज नथिंग एल्स बट इट इज द एनवलप ऑफ द गैसेज। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, एनवलप कह लीजिए या कह दीजिए आप कि इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दी, हमारे डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेज यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। इसको सराउंड करते हैं अर्थ को एंड हेल्ड बाय द ग्रेविटी। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन अगर आप हम देखें तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक एनवलप ऑफ द गैसेज है सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड बाय द ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा आपको थोड़ी सी अगर मैं बैकिंग कराऊँ तो हमने इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा था। ठीक, यहाँ पे क्या पढ़ा था? क्लाइमेटोलॉजी। इसमें मैंने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी। यहाँ पे हमारा कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो एयर होती है वो कैसे विंड बनती है। ठीक, वहाँ पे मैंने आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर समझाया था कि लो प्रेशर पे हवाएं जो है कि ऊपर उठती हैं, हाई प्रेशर पे जो है कि सबडक्शन जोन होता है, यहाँ पे हवाएं जो है कि सबडक्ट करती हैं, नीचे आती हैं। और बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे बताए थे कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री इक्वेटर जो है कि लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल, ये सब जो है कि आपकी इंडियन ज्योग्राफी में कंप्लीट है। वहाँ से आपको आई थिंक ये रिकॉल हो रही होंगी। अब इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने क्या बताया था, हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। हम क्या पढ़ते हैं? अपना लिथोस्फेयर पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक, इस और लिथोस्फेयर मीन्स इसमें स्टडी करते हैं क्या आपके जो है कि अर्थ क्रस्ट और कॉन्टिनेंट्स के बारे में, अर्थ क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट के बारे में जहाँ आपको पढ़ने को मिलता है, अर्थक्वेक, सुनामी, इन सब के बारे में ये लिथोस्फेयर में पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर के बाद हमने क्या पढ़ा था? एक जो है कि आपको बायोस्फीयर कह लीजिए। बायोस्फीयर तो एग्जिस्टेंस हो गया, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। आपको वेन डायग्राम फिर से बता देता हूँ। ये देखिए क्या है, हमारा एक है एटमॉस्फेयर, ठीक, आपका लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर, और ओशियनोग्राफी मीन्स यहाँ पे ओशियनोग्राफी कह लीजिए, ओशियनोस्फेयर। यहाँ पे लिथोस में अर्थ क्रस्ट इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ओशियन वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट दी ओशियन, सैलिनिटी, वाटर रिसोर्सेज, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? आपके गैसेस के बारे में, मतलब एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट, लाइक योर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, एंड नाइट्रोजन, नियॉन, आर्गन, कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर होती हैं। क्या होती हैं? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती हैं। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है। अभी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को अच्छे से जो है कि हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप इतनी बैकिंग के साथ आप थोड़ा जो है कि इस चैप्टर को जो है कि शुरू कर सकते हैं। तो यहीं पे इसलिए मैंने डायरेक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट किया है कि ये एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर एक एनवलप ऑफ द गैसेज है, जिसे हम कंपोजिशन ऑफ द गैसेज कहते हैं, जो सराउंड करता है अर्थ को, मीन्स हमारे जो इस प्यारे से अर्थ को जो है कि सराउंड करता है। यहाँ पे इस अर्थ को सराउंड करता है, और हेल्ड होती है वो ग्रेविटी के थ्रू जो है कि हेल्ड होती है। और ग्रेविटी किसकी वजह से होती है? हमारे रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। एंड इट प्रोटेक्ट live by filtering harmful solar radiation, regulating temperature, enabling the water cycle and the weather। ये क्या है? एक तरह से इसका जो है कि हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जब इंसुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रही है उनको कैसे रिफ्लेक्ट करना, कितना सोलर रेडिएशन अर्थ के लिए रिक्वायर्ड है, अर्थ को वार्म रखने के लिए, टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अर्थ का, और अनेबल करता है क्या? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल कैसे होती है? सन है, सन से जो है कि सोलर रेडिएशन, हीटिंग हीटिंग आ रही है, इससे वाटर वेपोरेट हो रहे हैं। वाटर साइकिल से क्या हो रहा है कि हमारा वाटर रिचार्ज हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो सब ये जो है कि एटमॉस्फेयर में ही टेक प्लेस करता है। ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन एटमॉस्फेयर की थिकनेस कितनी होती है? अबाउट द 10,000 किलोमीटर इसकी जो है कि थिकनेस है। एंड जो कि देखेंगे अबाउट 10,000 किलोमीटर, जो कि 99% क्या है? एटमॉस्फेरिक मास जो है कि लाई करता है विद इन द 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मीन्स जो है अर्थ सरफेस के 32 किलोमीटर, मतलब ये जो रेंज है, इस 32 किलोमीटर के रेंज में ही सारा मास लाई करता है। बाकी आगे क्या है? हमारा स्पेस है। ठीक, आगे क्या है? स्पेस है। वहाँ पे जो है कि 1% मास है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। एंड अब ये देखिए आपको जो है कि मैंने क्या बताया कि एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज द एनवलप और एल्स द कंपोजिशन ऑफ द गैसेज। तो ये कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या है? इसको जो है कि ब्रीफली जानेंगे। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को जो है कि आपको ब्रीफली समझना है।
ये कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेज है। नाइट्रोजन विद द हाईएस्ट परसेंटेज है, नाइट्रोजन की 78.08% है, ये ब्रीफली याद रखना है। देन ऑक्सीजन की 20.95% है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन और कंबशन के लिए यूज करते हैं। नाइट्रोजन का हम प्लांट प्लांट न्यूट्रिशन और प्रोटीन फॉर्मेशन में फॉर्म होता है। प्रोटीन फॉर्मेशन मतलब प्रोटीन नथिंग एल्स बट क्या होते हैं, हम हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक, इसीलिए जो है कि यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। देन आर्गन जो है कि 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी लेस परसेंट जो है कि 0.4%, जो कि फोटोसिंथेसिस और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में काम आता है। फिर नियॉन हो गए, हीलियम हो गए, मीथेन हो गए, क्रिप्टन, हाइड्रोजन हो गए, इनके ट्रेसेबल अमाउंट है वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस में। वाटर वेपर जीरो से जो है कि आपका 4%, ये जो है कि कंपोजिशन में आपको वाटर साइकिल क्लाउड्स इन सब में देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे मेंशन है। और वेरिएबल्स है, मींस वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, एरोसोल्स, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, एल्टीट्यूड, पोजीशंस पे, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, वेदर और क्लाइमेट के लिए। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, वेदर किसी पर्टिकुलर जगह का रहेगा। वेदर का मतलब होता है कि आज जो है कि वेदर थोड़ा वार्म है या कोल्ड है, इसको हम वेदर कहेंगे पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर प्लेस में। पर क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक लार्जर टर्म है किसी रीजन के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट का डिफरेंस समझ लीजिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स हम कहते हैं क्या, यहाँ पे क्या है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे लॉन्ग रेंज तक मानसून रहता है। यहाँ पे जो है कि आपका टेम्परेट क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे जो है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट है या ब्रिटिश क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट होता है रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसे क्लाइमेट कहते हैं। वेदर जो हो गया डे टू डे फिनोमिना है क्लाइमेट का, तो उसे हम वेदर कहते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई है तो थम्स अप करके जो है कि आप बता सकते हैं सेशन आपको कैसा लग रहा है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट सपोर्ट्स द लाइफ बाय सपोर्टिंग प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन। ये लाइफ सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। प्रोटेक्ट कर रहा है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो आ रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। मेंटेन करता है अर्थ का टेम्परेचर। प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस वेदर और द क्लाइमेट, क्लाइमेट और प्रोड्यूस में इसका जो है कि हेल्प है। देन आपका बर्न करता है मीटरॉइड्स आफ्टर रीचिंग द अर्थ। ये जो है कि मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि मीटियोर क्या होता है, मीटरॉइड क्या होता है। मीटरॉइड्स राइट और राइट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक, ये सब जो है कि मैंने आपको समझाया है। अनेबल करता है रेडियो कम्युनिकेशन थ्रू द आइनोस्फेयर, ये अभी हम एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ बता दूंगा कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड में हमारे आयोनोस्फीयर में जो है कि आपकी रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेसिक डिफरेंस, हमारी जो डेफिनेशन है, हमारे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है, इनको यहाँ आप जो है कि एक बेसिक चार्ट टेबल के थ्रू याद रखेंगे कि सबसे पहला आपका ट्रोपोस रहता है, फिर स्ट्राटो आता है, फिर मीजो, फिर थर्मो, फिर एक्सो। इनको विजुअल कराऊं तो यहाँ पे हमारी जो है कि अर्थ का जो है कि लैंड सरफेस है। लैंड सरफेस से कुछ जो है कि 12 किलोमीटर तक जो है कि आपको जो है कि ट्रोपोस्फेयर जनरली देखने को मिलता है, 12 से 18 किलोमीटर कह लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमारे ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलता है। फिर जो है कि आपका स्ट्राटोस्फेयर आ जाता है, इसी के बीच में आपको कौन सा होगा, ट्रोपोपोज आएगा। अभी मैं ये सब आगे पढ़ाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉज भी है, यहाँ ट्रोपोपोज आएगा। फिर स्ट्राटो से आप जो है कि मीजो बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है कि कौन सा पॉज आएगा, स्ट्राटोपॉज आएगा। फिर मीजो से एक्सो में थर्मो में जाएंगे तो यहाँ पे मीजोपॉज आएगा। थर्मो से जो है कि आपको एक्सो में जाएंगे, यहीं पे आपको आयनोस्फेयर मिलेगा। तो ये सब जो है कि बेसिक चीजें हैं, ये लेयर्स आप याद रखेंगे। इसको जो है कि किसी भी निमोनिक से याद रख सकते हैं या इसी को रट लीजिए कि हमारा क्या है, पहले ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपो से स्टार्टो में जाएंगे, स्टार्टो से मीजो में जाएंगे। मीजो क्या है, मिडल है, तो मिडल से मीजो याद रख लिए, मिडल में मीजो है क्योंकि दो ऊपर दो नीचे, तो ट्रोपो स्टार्टो याद हो गया, मिडल में मीजो है, और फिर जो है कि थर्मो है, फिर एक्सो है। इनके करेक्टरिस्टिक्स याद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। एक तो आपको एरोप्लेन दिख रहा है, एयर बलून दिख रहा है, कुछ यहाँ पे ये भी हल्के से क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये क्लाउड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अरोरा जो फॉर्म फिनोमेना होता है लाइटिंग का, वो दिख रहा है, और यहाँ पे सैटेलाइट दिख रही है। तो ये आपको लेयर्स याद रखना है कि कौन सी लेयर पे क्या रहता है। ठीक, यहाँ पे देखिए 10,000 किलोमीटर तक हमारा जो एक एटमॉस्फेयर का मैंने जो डेफिनेशन में बताया कि 10,000 तक किलोमीटर है, बट अप्रॉक्सीमेटली 32 किलोमीटर तक ही इसका जो है कि सारा मास जो है कि 99% मास जो है कि रिटेन करता है। और यहाँ पे लेयर वाइज है कि आपको देखिए क्लाउड फॉर्मेशन जो है कि आपके कौन से स्ट्राटो क्लाउड है, ये क्लाउड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। बेसिकली किस हाइट पे कौन से क्लाउड मिलते हैं वहाँ पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं। बाकी हॉट एयर बलून हो गए, जेट्स हो गए, वो हमारे 12 से जो है कि आपके 13 किलोमीटर तक की फ्लाई करते हैं। मीन्स जो है कि आपको 33,000 से 38,000 हाइट पे जो है कि फ्लाई करते हुए देखने को मिलते हैं। और यहीं पे अभी आगे आएगा टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंस, उसका भी मतलब बताऊंगा आपको। बाकी यहाँ पे मिट्रॉइड जो है कि बर्निंग शुरू होते हैं मीजो से, जब स्ट्राटोस्फेयर में आने लगते हैं। तो ये सब जो है कि थोड़ा डायग्राम से आप ब्रीफली रिटेन रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है,
ट्रोपोस्फेयर, ये हाइट लिखिए, इसको समझेंगे, ठीक। ये टेबल जो है कि आप रिवाइज करेंगे जब मैं आपको समझा दूंगा ट्रोपोस्फेयर इन सब के बारे में। तो आइए डिस्टिंक्टिंग लेयर अपने एक एक करके लेयर्स को अपने जानते हैं। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर। इसकी हाइट देखिए, इक्वेटर पे जो है कि 16 से 18 किलोमीटर, पोल्स पे 8 और एवरेज 13 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा। इसको इमेजिन कीजिए, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ जानते हैं ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ रहता है, ठीक। ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ। अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो ये क्या है, 0 डिग्री हमारा इक्वेटर हो गया, इधर 90 डिग्री नॉर्थ इमेजिन कीजिए, इधर 90 डिग्री साउथ इमेजिन कीजिए। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए आप आपको ये समझाने के लिए कि ट्रोपोस्फेयर जो होता है, ट्रोपोस्फेयर ये हमारा वाई वाई थिक एट इक्वेटर, वाई थिक एट इक्वेटर, इक्वेटर पे ही थिक क्यों रहता है, ये ऐसा क्यों है, इसका रीजन बता देता हूँ। बाकी यहाँ जा रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो आप जान रहे हैं हमारा अर्थ जो है कि थोड़ा सा टिल्टेड है, टिल्ट होने की वजह से जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे जो है कि सन की स्लैंट रेज आती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, स्लैंट रेज आ रही है, हीटिंग ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सबडक्शन जोन ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा, एयर जो है कि ज़्यादा राइज करेंगी, ठीक। यहाँ पे एयर जो है ज़्यादा ऊपर तक राइज करती हैं, इसीलिए आपको जो है कि यहाँ पे जो है कि हाइट 9 किलोमीटर देखने को मिलती है। ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एयर राइज करती हैं और इधर पे जो है कि आपका कम एयर राइज करती हैं। दैट्स वाई जो है कि ट्रोपोस्फेयर की जो है थिकनेस है वो हमारे पोल्स पे 8 किलोमीटर देखने को मिलती है, इक्वेटर पे 16 से 18 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। एवरेज ट्रोपोस्फेयर की हाइट 13 किलोमीटर होती है, ये ब्रीफली याद रखना है। थोड़ा किसी देखिए कुछ कुछ बिग सोर्स में जो है कि थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट डिस्टिंक्टली यही देखने को मिलेगा। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा इक्वेटर पे ज़्यादा क्यों रहती है, क्योंकि सनरेज जो है कि स्लैंट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, इक्वेटर पे हीटिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ क्या है, एयर डेंसिटी जो है कि आपके एयर मास से ज़्यादा ऊपर तक मूव करते हैं और यहाँ पे ज़्यादा डेंस बनाए रहते हैं, और यहाँ पे डेंसिटी आपको कम मिलेगी, यहाँ पे कम सबडक्शन प्राइजिंग देखने को मिलती है। तो पोल्स पे जो है कि हाइट कम रहती है, इक्वेटर पे ज़्यादा रहती है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी देखें तो डेंसेंट लेयर है, डेंस लेयर होती है, कंटेन करता है 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास, कंटेन 99% ऑफ द वाटर वेपर, ठीक। 75% मास देखिए यहीं पे आ गया, जो हमारा जो है कि 32 किलोमीटर में से जो 99% मास था, वो हमारा जो है कि 75% किस में आ गया, हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही आ गया है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। सारे वेदर फिनोमेना यहीं पे टेक प्लेस करते हैं। वेदर फिनोमेना मतलब क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे आपका इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, सब कुछ यहीं पे टेक प्लेस करता है। जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है, ऊपर हाइट तक जो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं साइक्लोन के, साइक्लोन वाला चैप्टर आज पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक। ये सब जो है कि हमारा किसमें, ट्रोपोस्फेयर में टेक प्लेस कर रहा है। और टेम्परेचर यहाँ क्या करता है, एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। टेम्परेचर क्या करता है, अगर ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो टेम्परेचर क्या करें, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर का ग्राफ बनाते तो टेम्परेचर जो है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर आइडियल 30 मान लेते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये जो है कि कुछ इस तरीके से आपने जो डायग्राम देखा होगा, इस तरीके से फिर इंक्रीज करता है, ऐसे करके जो है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो वो यहाँ से आपको डिक्रीज करते हुए देखने को मिलेगा। इसमें हम नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ते हैं क्या, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट या नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस हर 1 किलोमीटर पे कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट करते हैं। पर किलोमीटर पे हमारा कितना, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कि डाउन होता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो एक बाउंड्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है क्या, ट्रोपोपॉज देखने को मिलती है, जो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को, एक्ट एज ए बैरियर प्रिवेंटिंग दी वर्टिकल मिक्सिंग, ठीक। वर्टिकल मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। देन यहाँ पे देखिए क्लाउड, रेनफॉल, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, मानसून, एविएशन टर्बुलेंस। अब ये एविएशन टर्बुलेंस क्या है, यहीं पे आपकी जो विंड्स मिलती हैं, यहाँ पे देखिए विंड्स चल रही हैं और अदर विंड जो है कि मिल रही हैं और अदर फिनोमेनाज हो रहे हैं, इसकी वजह से एयर थोड़ी जो है कि आपकी थोड़ी वेवी फॉर्म में दिखती है, तो इसी को हम लोग टर्बुलेंस कहते हैं। तभी आप देखें तो फ्लाइट में अगर आप जा रहे हैं तो एयर जो है कि टकराती है तो आपका फ्लाइट सेक करता है, तो इसी को टर्बुलेंस कहते हैं, ठीक है। एविएशन टर्बुलेंस भी इसी वजह से देखने को मिलता है। ये सारे अकर करते हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में। आई होप ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्राटोस्फेयर में। स्ट्राटोस्फेयर की हाइट देखेंगे तो 18 से 50 किलोमीटर तक ये देखने को मिलता है। ये एक स्टेबल एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे टेम्परेचर आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा इंक्रीज होते हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू दी हाइट, हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। किसकी वजह से, ड्यू टू दी ओजोन एब्जॉर्प्शन। ओजोन जो है कि जानते हैं यहीं पे अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दो में से एक टूटते हैं। ये थोड़ा सा ओजोन वाला फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग वाला। तो यहाँ पे जो है कि ओजोन एब्जॉर्प्शन होते हुए देखने को मिलता है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बस यहाँ पे आपको कोई वेदर देखने को नहीं मिलेगा। कॉमर्शियल जेट जो है कि फ्लाई करते हैं लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, याद करिएगा। जो कॉमर्शियल जेट है स्ट्रेटोस्फेयर अगर यहाँ पे है
तो उसके लोअर वाले पार्ट में ही फ्लाई कर पाते हैं, इससे ऊपर वो मैक्सिमम नहीं जा सकते हैं। तो मस्ट रिमेंबर दिस, ये 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में हमारा क्या रहता है, ट्रोपोस्फेयर जो है कि 20 से 35 किलोमीटर में हमारा ओजोन जो है कि अवेलेबल होता है। और जान है ओजोन डिप्लेशन जो है कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में भी हम रिवीजन सेशन में ये सब जो है कि थोड़े कुछ फिनोमिनाज हैं वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसके अलग से चैप्टर्स है नहीं। तो वहाँ पे हम इसको जो है कि कवर कर लेंगे ओजोन के बारे में अच्छे से। बाकी ये एब्जॉर्ब करता है जो भी हार्मफुल हमारी अल्ट्रा वायलेट बी और सी रेज आती हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे बाउंड्री कौन होती है, ट्रोपोपॉज रहती है, ये याद रखेंगे। बाकी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन यू कैन रीड इट, नथिंग एल्स इज दिस। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका मीजोस्फेयर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग मीजोस्फेयर। सो मीजोस्फेयर की हाइट क्या होगी, हाइट यहाँ पे देखेंगे, हाइट हो जाएगी आपके 50 से 80 किलोमीटर तक। ठीक, हाइट होगी 50 से 80 किलोमीटर। अभी देखिए ये सब एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, फिर उस टेबल से आपको रिवाइज करा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिए हाइट कितनी होगी, 50 से 80। क्या है ये, इसकी करेक्टरिस्टिक कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। टेम्परेचर अगेन डिक्रीज होगा, पहले क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा नॉर्मल गया, फिर इंक्रीज हुआ, और वापस से क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। मीन्स जो है कि यहाँ पे हमारा क्या था, ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होना शुरू हुआ, स्ट्राटोस्फेयर में इंक्रीज होना शुरू हुआ, फिर से जब मीजोस्फेयर में आए तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा था। ये टेम्परेचर को डायग्राम ऐसे बनते हुए देखने को मिलेगा आपको। लोवेस्ट टेम्परेचर जाता है -90 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ टेम्परेचर चला जाता है। यहाँ बाउंड्री कौन सी होती है, मीजोपॉज होती है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको मीटियोर जो है कि बर्न होते हुए देखने को मिलेंगे ड्यू टू दी फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे अब मास देखने को मिल जाता है। अब तक क्या होता है, जब कोई भी मेटियोर जो है कि आपको चलते हुए राइड करते हुए दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे मिट्रॉइड्स दिख रहे हैं, मिट्रॉइड्स बनते हैं, तो आपको यहाँ पे अब बर्न होते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मास। इस लेयर में जो भी मिट्रॉइड हो गया, अब वो जो है कि बर्निंग शुरू कर देंगे अपनी, और फिर जब टकरा जाते हैं मिट्रॉइड बन जाते हैं अर्थ पे आके। ये ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द मीटरॉइड इम्पैक्ट से, ये लेयर प्रोटेक्ट करती है क्योंकि बर्निंग कॉज कर देती है इनका। ये ब्रीफली आपको याद रखना है। फिर जो है कि थर्मोस्फेयर आपकी आती है, ये थर्मोस्फेयर 700 किलोमीटर तक होती है, 80 से 700 किलोमीटर तक। यहाँ पे टेम्परेचर अब डिक्रीज के बाद टेम्परेचर अचानक से सन राइज होता है, एयर बहुत थिन कम हो जाती है, कंटेन ये आइनोस्फेयर जो है कि कंटेन करता है। और यहीं पे आपको थोड़े से जो है कि फिनोमेना कौन से देखने को मिलता है, अरोरा फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा जो है कि आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस आइनोस्फेयर में ही, आइनोस्फेयर जो है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये सब देखने को मिलता है। तो इसको जो है कि थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा। देखिए क्या है, ये हमारा सन इमेजिन कीजिए। अब सन से क्या आ रही है, सोलर विंड्स आ रही है। सन से क्या आती हैं, सन से आपकी आती हैं सोलर विंड्स। ठीक, और ये हमारा क्या है, प्यारा सा अर्थ इमेजिन करते हैं। ठीक, ये क्या है, हमारा अर्थ है। अब अर्थ में क्या है, साइड साइड में हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ये जो है कि हमारी नॉर्थ साउथ पोल पे क्या है, हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ये क्या है, ये नॉर्थ साउथ लिख देता हूँ, और इसको जो है कि क्या लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स है अर्थ की। अब क्या होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सोलर विंड्स एंड जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कि आपस में जब ये मिक्स होती हैं, इसके वजह से एक जो है कि लाइटिंग फिनोमेना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरोरा कहते हैं। और ये कहाँ टेक प्लेस करती है, ये आइनोस्फेयर में टेक प्लेस करती है, जो कि थोड़ा सी आपके ग्रीन लाइटनिंग ये सब देखने को मिलती है। क्या, ग्रीन लाइटनिंग ये सब देखने को मिलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वेरियस कलर। लेट मी 1 सेकेंड गाइज, यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये कहीं और जो है कि टॉपिक आएगा नहीं। यहाँ पे 1 मिनट रुकिए बस। यहाँ पे लेट मी टोल यू कि ये कलर जो है कि कलर कॉम्पोजिशन जो है कि डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से किस वजह से होते हैं, लेट मी टोल यू ब्रीफली। यहाँ पे हम लोग जानेंगे। अभी तक जो है कि आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये हमारा किस वजह से टेक प्लेस कर रहा है, क्योंकि हमारे सोलर विंड्स जो है, सोलर विंड यहाँ पे इमेजिन कीजिए, ये सोलर विंड क्या हो रहा है, सोलर विंड की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ से टकराने की वजह से आपको जो है कि ये फिनोमेना देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको जो फॉर्मेशन है, मीन्स यहाँ पे जो कलर्स होते हैं, यहाँ पे जो बताना था, ये जो ग्रीन लाइट कलर दिखता है वो किस वजह से दिखता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है, ठीक, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन होती है, वो हमारी ग्रीन लाइट देती है। ठीक, ग्रीन लाइट जो कि 100 से 150 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। और जो रेड लाइट देखने को मिलती है वो आपको 200 किलोमीटर तक देखने को मिलती है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक, ये किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ये दो कलर दिख रहे हैं, ग्रीन और रेड। अगर क्वेश्चन में कभी पूछे तो ये आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक, देन जो है कि नाइट्रोजन की वजह से कौन सा कलर देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन बर्न होगा तो नाइट्रोजन मतलब उसकी वजह से आपका ब्लू और पर्पल ह्यूज देखने को मिलेंगे। पर्पल कलर नहीं, पर्पल ह्यूज कलर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, पर्पल ह्यूज। तो ये आई होप मैंने थोड़ा सा आपको डिटेलिंग दे दी कि अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है। यहाँ पे सिंपल से जो मैंने आपको समझाया
कि सन की जो सोलर विंड्स हैं, वो सोलर विंड्स हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में टकराती है, कहाँ पे, आयनोस्फीयर में, जिसके मिक्सिंग की वजह से आपको एक फिनोमेना देखने को मिलता है ऑरोरा बोrealis, जो कि कहाँ पे, जो कि आपको नॉर्थ पोल में होगा। और अरोला ऑस्ट्रेलिस कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये साउथ में ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलता है, इसे ऑस्ट्रेलियस कह देते हैं। एंड यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की वजह से ग्रीन और रेड कलर देखने को मिलता है, जो कि इतने इतने रेंज में दिखते हैं। ऊपर जो है कि आपके 100 150 किलोमीटर तक ग्रीन कलर मिलेंगे, रेड कलर जो है कि आपका 200 किलोमीटर तक फैला दिख सकता है। नाइट्रोजन जो है कि आपका ब्लू और जो है कि पर्पल कलर देता है। तो ये 4 कलर हमें जो है कि इन फिनोमेना में देखने को मिलते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक, ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होती हैं, ये सब जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि रेडियो कम्युनिकेशन है, जीपीएस सैटेलाइट और नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट, ये इसी को कहते हैं बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस को। देन आप आता है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर में क्या है, 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक रहते हैं, आउटर एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे मेनली आपको हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलेगा। एक्सट्रीमली थिन एटमॉस्फेयर होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिट करती है। जब सैटेलाइट वाला चैप्टर साइंस एंड टेक में पढ़ेंगे तो आप जानते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है, मिडल अर्थ होती है, और आपको कौन सी ऑर्बिट होती है, हमारी जियो अर्थ ऑर्बिट होती है। ठीक, यहाँ पे हाई वाली जियो अर्थ ऑर्बिट होती है, जो कि ग्रेटर देन 3-5, आई थिंक यहाँ पे 876 है या 786 है गाइस, अप्रोक्सीमेटली इसको देख लीजिएगा, कुछ रफली यही है। तो 3500 से हमारी जो है कि प्लस में जो है कि आ जाती है, ये 2000 से कुछ जो है कि यहाँ पे 35867 तक रहती है। ये जीरो से हमारी 700-800 किलोमीटर तक लोअर अर्थ ऑर्बिट होती है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ पे हमारे 10,000 किलोमीटर के बाद जो है कि एग्जॉस्फेयर में आ जाते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए तो टेम्परेचर का ट्रेंड देखिए, अब इसका एक टेबल है। ट्रोपोस्फेयर में क्या करता है, डिक्रीज करता है, हीटेड फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। स्ट्राटोस्फेयर में जो है कि वापस इंक्रीज करने लगता है, ओजोन जो है कि ऑब्जर्व करती है यूवी रेडिएशन। मीजोज में फिर डिक्रीज करता है, एंड थर्मोज में इंक्रीज करता है। और यहाँ पे वेरी हाई और बट स्पेस रहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मतलब अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर क्या, डिक्रीज किया, फिर आपका जो है कि शार्पली इंक्रीज किया, और जो है कि एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे बहुत शार्पली जो है कि यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। तो ये आपका डायग्राम है। फिर बाउंड्रीज देखें तो ट्रोपो, स्टार्टो, मीजो और थर्मो की ये बाउंड्री है। यहाँ पे जो कि किसके किसके बिटवीन है, ये आपको मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पे आप वापस आते हैं, देखिए अब ये टेबल आपको आई होपफुली बहुत यूजफुल लगेगा। ये पूरे जो है कि समअप है इसका, कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर कितनी कितनी हाइट पे है, इसको देख लेंगे। टेम्परेचर क्या रह रहा है, नॉर्मल लैप्स रेट याद रख लेंगे, कौन कौन से फिनोमेना कहाँ पे हो रहे हैं, ये आपको ब्रीफली याद रखना है। एंड इस डायग्राम को याद रखें, काफ़ी चीज़ें आपको सॉल्व होती हुई देखने को मिलेंगी, क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो लेट्स मूव टू दी क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए अब ये सब आपको नोट्स में मिल चुका है, तो इसकी वरी करने की जरूरत नहीं है। ये परसेंटेज जो है कि थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से देख लेंगे, ये जो है कि हैशटैग आपका होमवर्क रहेगा। अब आते हैं हमारे, देन यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग अबाउट द अमाउंट ऑफ द डस्ट पार्टिकल। जो डस्ट पार्टिकल, एज्यूम करिए डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे PM2.5 सुना है, PM10 सुना है, जो छोटे 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 जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, या हमारे जो सॉयल है वो ड्राई होने की वजह से जो सॉयल जो है कि उड़ती है, मीन्स यहाँ पे जान रहे ड्राई एटमॉस्फेयर रहता है, सॉइल उड़ेगी तो जो है कि छोटे छोटे जो है कि डस्ट पार्टिकल्स जो है कि हवा में उड़ेंगे। बाकी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, यू कैन एज्यूम इट। तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो मोर होते हैं सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में देन द इक्वेटोरियल और पोलर रीजन। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन से ज़्यादा क्यों होते हैं, मैंने जैसा कि बताया 0 डिग्री इक्वेटर है, 23.5 पे क्या है, स्लैंटली हाइट पे जो है कि ये जो है कि आ रही है। ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो है कि हमारे रीजन में, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। यहाँ क्या है, इक्वेटर पे थोड़ा मॉइस्चर वॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, पोलर पे जान रहे आइस है। तो यहाँ क्या है, यहाँ ड्राई एटमॉस्फेयर है, यहाँ क्या है, ड्राई एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से हवा जो है कि शुष्क रहती है, शुष्क मतलब ड्राई रहती है। सूखापन होने की वजह से आपके जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में। तो इंडीड ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर सेकंड कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव द लेस ड्राई एयर्स। मैंने जैसा कि बताया, क्या लेस नहीं, यहाँ पे क्या है, मोर ड्राई एयर है। तो ये जो है कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक जो है पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला रॉन्ग है, तो सी इज दी आंसर। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन गो थ्रू कर सकते हैं। फिर देखिए आपका जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 में, कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर आपका एट द इक्वेटर मच ग्रेटर रहता है पोल से कंपैरिजन में। जस्ट मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया क्यों रहता है। मान लीजिए 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे क्या है, आपके जो है कि एयर जो है कि ज़्यादा सबडक्ट जो है कि राइज अप करती है ड्यू टू दी स्लैंटली हीटिंग। ठीक, मैंने ऊपर समझाया, दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है।
यहाँ पे ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, ये वही क्वेश्चन है सेम कि ये इक्वेटर पे जो है कि हमारी हाइट क्यों ज़्यादा है। ये हमारा किसका ट्रोपोस्फेयर का थिकनेस जो है कि क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अपराइजिंग है, लो प्रेशर जो है कि क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो है कि एयर जो है कि ऊपर तक राइज करती है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रोपोस्फेयर पे जो है कि आपका क्या है, इक्वेटर मच ग्रेटर है पोल से कंपैरिजन में। क्या रहे कि एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट। यस, जो है कि स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट बनेगी ही। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी अपराइजिंग जो है कि ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे आपको जो है कि ज़्यादा देखेंगे तो ऊपर जो विंड एक्सपेंड होगी, यहाँ पे विंड एक्सपेंड हो रही है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे फिनोमिना कर करते हैं। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे ग्रेट कन्वेंशनल करंट देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो है कि इसका होगा कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हर जो है कि देखिए क्या है, टेम्परेचर इन दी दिस लेयर डिक्रीजेज 1 डिग्री फॉर एवरी जो है कि 165 किलोमीटर ऑफ द हाइट। एंड यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। 13 किलोमीटर एक्सटेंड करता है नियर दी। ये थिकनेस जो है कि आपकी ज़्यादा है इक्वेटर पे। ये सब वही बातें लिखी हुई है। बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट, ये सब कन्वेंशनल करंट, ये सब जो है कि आपको प्रीवियसली मैं टॉट कर चुका हूँ। तो आई होप ये जो है कि समझ में आ गए होंगे। और ये देखिए दोनों ये ISP मतलब ये अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे। एक 2025 का क्वेश्चन है, एक 2024 में लगातार जो है कि दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी इजीली इसको रिटेन रखिए कि आपके 26 के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप इसके लिए बी रेडी रहें। देन कह रहा है कि एटमॉस्फेयर जो है कि मिक्सचर है सेवरल गैसेस का नियर दिस अर्थ सरफेस, जो है कि मेनली कंपोज कंसिस्ट किसकी करती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ये दोनों मेनली कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। यू कैन सी दी परसेंटेज, बाकी सबके परसेंटेज बहुत ही माइन्यूट मात्रा में है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन जो है कि कह रहा है कि विच गैस हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंट होता है। परमानेंट गैस एटमॉस्फेयर में कौन सी है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सब देखिए पहले भी आपको समझाया, जब मैंने आपको शुरू में अर्थ का फॉर्मेशन समझाया था, यूनिवर्स वाले चैप्टर में भी समझाया है, और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए भी सब चीज़ें बताइए कि नाइट्रोजन के कितना प्रेजेंस की वजह से ही हमारा एटमॉस्फेयर सस्टेन है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कह रहे डिफरेंट लेयर ऑफ द करंट सीक्वेंस में लगाना है, तो जल्दी से जो है कि ट्रोपो स्टार्टो मीजो आइनोस, आइनोस में ही आपको थर्मोस लिख सकते हैं, फिर कौन सा आ जाएगा, एक्सोस्फेयर आ जाएगा। ये जो है कि आपको याद रखना है, ट्रोपो स्टार्टो मिडल वाला मीजो, मीजो के बाद थर्मो है, थर्मो के बाद जो है कि एक्सो है। ठीक, यहाँ पे एग्जिट मार रहे हैं, यहाँ पे मिडल है, बीच में जो है कि थर्मो है, थर्मो में ही आपको कौन सा, आइनोस्फेयर देखने को मिलता है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और इसके सभी हाइट है, ऊपर टेबल दिया है, रट्टाफिकेशन करना है आपको होमवर्क में। करके वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द लोवेस्ट लेयर, वर्टिकल में जाएं तो सबसे लोवेस्ट कौन सी है, आपकी ट्रोपो सबसे नीचे रहेगी, फिर जो है कि क्या रहेगी, ट्रोपो के बाद स्टार्टो मीजो थर्मो एक्सो। ठीक, ये बिल्कुल याद रखेंगे। स्टेटमेंट ट्रू है ट्रोपोस के बारे में, क्या ट्रू है कि एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, जस्ट मैंने आपको जो है कि नोट्स में दिया है। बाकी टॉप मोस्ट लेयर है नहीं, टॉप मोस्ट जो है कि आपकी एक्सो होगी ना, सबसे ऊपर तो एक्सो है। टेम्परेचर जो है कि इंक्रीज करता है हाइट, नहीं भाई, यहाँ पे हमने नॉर्मल लैप्स रेट पढ़ा है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है कि यहाँ पे टेम्परेचर घटता है। ठीक, ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। बस ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, खाली ये सही है। करेक्ट के आपके 4 लेयर है एटमॉस्फेयर के, करेक्ट जो है कि सीक्वेंस में लगा दो, करेक्ट सीक्वेंस लगा सकते हैं गाइस, इसमें क्या मैं बताऊँ। तो यू कैन कमेंट इन दिस सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा, 9 का जो है कि आप जो है कि कमेंट करेंगे आंसर। फिर वही सेम क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, तो उनको यू कैन गो थ्रू इट। फिर कह के मोस्ट वेदर एक्टिविटी कहाँ होती है, या आपके ट्रोपोस्फेयर में होती है, यहीं पे आपको क्लाउड फॉर्मेशन, इवेपोरेशन, सारे विंड्स यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो सारी वेदर एक्टिविटी कहाँ होती है, आपके ट्रोपोस्फेयर में होती है। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर जो है कि नोन है फॉर विच क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट वेदर के लिए ट्रोपोस्फेयर ही जाना जाता है। स्ट्राटोस्फेयर जो है सेट टू दी आइडियल फॉर द फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, जेट्स जो है कि कहाँ पे यहाँ पे उड़ाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, यहाँ पे आपको एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स और अदर वेदर फिनोमिना एब्सेंट मिलते हैं, तभी हमारे स्ट्राटोस्फेयर में जो है कि कॉमर्शियल जेट और जो है कि जेट एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं। और देखिए आपको इसीलिए जो है कि हाइट पे ले जाके एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। अगर आप इसमें जो है कि ट्रैवल किए हैं तो आपको ऊपर से जो है कि बादल दिखेंगे, आपकी फ्लाइट जो है कि ऊपर जो है कि ट्रैवल कर रही होती है, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोमिना देखने को मिलता है। ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, एब्सेंस ऑफ द क्लाउड रहता है और अदर वेदर फिनोमिना, तो हम बादलों के ऊपर उड़ते हैं। तो ये ब्रीफली जो है कि याद रखेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट है कि ओजोन लेयर लाई करता है कहाँ पे, स्ट्राटोस्फेयर में जो है कि लाई करता है। ओजोन जो है कि कहाँ पे, स्ट्राटोस्फेयर में लाई करता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे जो है कि यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ये याद रखेंगे। यू कैन गो थ्रू इट। कितने से कितने में रहता है ये, 25 से 35 रहता है, पर 20 से 35 में हमारा जो है कि
प्रेजेंट रहता है 20 कह लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 35 में ये हमारा ओजोन प्रेजेंट रहता है। ये कहाँ लाई करता है? फिर से ओजोन लेयर जो है कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करता है। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन कौन प्रोटेक्ट करता है? ओजोन लेयर करता है। फंक्शन ऑफ द ओजोन क्या है? ये हमारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है हमें। सब जो है कि याद रखिए, बाकी ये सब कंफ्यूजन के लिए दिए हुए हैं कि स्टेबलाइज करेगा ग्लोबल टेम्परेचर को, फ्रिक्वेंसी जो है कि अर्थ की जो है कि रिड्यूस करेगा, फेलियर ऑफ मानसून, तो ये सब नहीं याद करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वही करेक्ट माना जाएगा। देन जो है नेक्स्ट है ओजोन लेयर किसको हम कहते हैं? तो ओजोन लेयर किसको कहते हैं? कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन दी अंटार्कटिका, नहीं भाई, इसको नहीं कहते हैं। मॉडर्न इन्वेंशन ड्यू टू दी प्लैनेट सैटर्न, इसको भी नहीं कहते हैं। लेयर अबाउट 10 से 20 किलोमीटर बिलो दी अर्थ सरफेस, इसको भी नहीं कहते हैं। आपका लेयर एटमॉस्फेयर 15 से 20 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस, तो इसको हम कहते हैं 15 से 35 जो है कि मान लीजिए, 20 से 35 मान लीजिए, दोनों ही सही है। ठीक, ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर हाइट ऑफ द ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है कि कितना है? 15 से 20 है। फॉलोइंग एटमॉस्फेयर जो है कि आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके? रेडियो वेव्स के लिए। तो रेडियो वेव्स कहाँ मिलती है? आइनोस्फेयर में मिलती हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है रेस को, यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। देन यहाँ पे लेयर एटमॉस्फेयर ऑरोरा बोरेलिस के लिए कौन जो है कि फेमस है? ये हमारे आइनोस्फेयर है। आपको ऑरोरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस समझा दिया है। सिंपल्स बस याद रखना है क्या? सोलर विंड्स है। हमारी सोलर विंड्स किससे टकरा रही हैं? सोलर विंड का मिक्सिंग हो जा रहा है किससे? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर दिखने को मिलते हैं। ऑक्सीजन की वजह से आपको कौन सा कलर मिल रहा है? ग्रीन और रेड मिल रहा है। और नाइट्रोजन की वजह से कौन सा मिल रहा है? ब्लू और पर्पल ह्यू मिल रहा है। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको वायरलेस कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट करता है सरफेस पे, तो ये आइनोस्फेयर में करता है। कौन सा एटमॉस्फेयर जो है कि टेलीकम्युनिकेशन यूज करता है? टेलीकम्युनिकेशन जो है कि आइनोस्फेयर में रहता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट पेस इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है कि बहुत ही स्टैटिक है गाइस। जो मैंने को मेन समझाना था एटमॉस्फेयर में वो हम कर चुके हैं, मेन पार्ट कवर कर चुके हैं। अब इन सब क्वेश्चन को चाहे तो आप होमवर्क में रेटिफिकेशन कर सकते हैं, बट मैं ऑल दो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे किस किस चीज़ें में है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। और सेशन अच्छा लग रहा है तो थम्स अप भी आपका काम बनता है कि टच करके जो है कि यूट्यूब पे प्यारा सा एक जो है कि ऐसे थम्स अप का लाइक का बटन होता है, लाइक कर दो, सपोर्ट कर दो, कमेंट में दिल विल बना दो, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड, कहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है? ये हमारे एग्जोस्फेयर में रहती हैं। देन यहाँ पे आपको मैच करना है ट्रोपो, स्टार्टो, आइनोस, मीजो। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या है? वेदर फिनोमिना, सही है। स्टार्टो में ओजोन लेयर है, सही है। आइनोस्फेयर में जो है कि आपका रेडियो वेव्स जो है कि सही है। मीजो में कह रहा है कि ऑरोरा है, तो ये जो है कि आपके दोनों गलत है। मीजो में जो है कि अरोरा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे सी आपका सही है, 1 2 3 सही है, डी गलत है। अरोरा भी ये भी आपको थर्मो के आइनोस्फेयर में ही टेक प्लेस करता है। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे आपका लिखा होगा कि ऑल द वेदर फिनोमिना जो है कि रेनफॉल, ये सब जो है कि ट्रॉपो में है। स्टार्टो में ओजोन लेयर रहती है, रेडियो वेव ट्रांसपोर्ट होती है, बैक होती है आइनोस में, अरोरा भी यहीं से आपको रिलेट करता है। तो ये सब हमारा सही है, 4 इज द इनकरेक्ट। आई होप इससे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आता है इंसुलेशन वाला चैप्टर। इंसुलेशन सिंपल सा देखिए चैप्टर है, इसमें आप लोग देखिए तो एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे से जो है कि एक्सप्लेन है। तो काइंडली इंसुलेशन वाला चैप्टर अपने फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ से कवर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट आपको इजीली जो है कि एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए इंसुलेशन चैप्टर को पढ़ते हैं और इससे जो है कि रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। सिंपल से देखिए यहाँ पे डेफिनेशन जो लिखी हुई है, इसके भी मैंने नोट्स लगाए हैं, उससे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो इंसुलेशन क्या है? कह रहा है कि इंसुलेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड इट्स सरफेस इज द सन। मीन्स जो है कि जो ओनली सोर्स है एनर्जी का फॉर द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एनर्जी सोर्स है, एंड इट्स सरफेस जो है किसके वजह से है? सिर्फ सन के वजह से है। आउटर लेयर ऑफ द सन इज द फोटोस्फेयर रिलीजेस द एनर्जी एट द कांस्टेंट रेट। हम जब इसमें देखिए आपको थोड़ा क्या है कि यहाँ पे घटना चक्र को पढ़ाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो है कि मैं इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसे डाइवर्स ऑडियंस देखती है। बट जब हम यूपीएससी या यूपीपीएससी का सिलेबस कवर करते हैं, तो हम सन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सन के फोटोस्फीयर लेयर क्या होती है, कोरोना क्या होता है, यहाँ से जो है कि सन स्पॉट्स क्या हैं, सोलर विंड्स कैसे निकल रही हैं, ये पूरा कंपोजिशन पढ़ा जाता है, जहाँ पे थोड़ी डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है। इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत जो है कि चीज़ें मैं जहाँ पे नेसेसरी होंगी एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी इजी चैप्टर है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप हीट हीट बजट पढ़ते हैं। हीट बजट की मीन्स कितना टेरिस्ट्रियल रेडिएशन आ रहा है, टेरिस्ट्रियल रेडिएशन कितना सोलर रेडिएशन है, इसके वजह से हमारे अर्थ का जो है कि टेम्परेचर मेंटेन है, कितना शॉर्ट वेव रेडिएशन है, कितना लॉन्ग वेव रेडिएशन है जो एब्जॉर्ब कर रहा है अर्थ, कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब हम समझेंगे।
ठीक, ये सब जो है कि आपको यहाँ से देख लेना है। ये एल्बिडो वेल्बिडो सब मैंने टेबल फॉर्मेट में लगाया है। तो आइए जो है कि शुरू करते हैं पढ़ना। सो व्हाट इज द इंसोलेशन? एक बेसिक डेफिनेशन बताऊं तो इंसोलेशन इज द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन रिड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सा इंसोलेशन का मतलब क्या है? जो भी सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है पर यूनिट एरिया में, अगर मैं अर्थ का देखूं तो अर्थ के इस पर यूनिट एरिया में कितनी सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इस एरिया में 24 घंटे में कितनी सोलर रेडिएशन रिसीव हो रही है, इसको हम लोग इंसोलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारा इंसोलेशन क्या हो गया? सोलर एनर्जी रिसीव बाय अर्थ इन दी फॉर्म ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशन। एक शॉर्ट वेव के फॉर्म में भी आती है लॉन्ग वेव, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे चार्ट लगाया होगा मैंने, ये एनसीईआरटी से जो है कि ड्रिवन है। ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे बहुत फेमसली दिया हुआ है कि जिसे हम लोग हीट बजट ऑफ अर्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन दिया हुआ है। कितना क्या आ रहा है इसको मैं अभी थोड़ा ब्रीफली आपको समझा दूंगा। यहाँ पे आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन नथिंग एल्स बट इनकमिंग सोलर रेडिएशन कहते हैं पर यूनिट एरिया में गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक, गिवन पीरियड ऑफ टाइम 24 घंटा मान लीजिए, और उस पर यूनिट एरिया में आपका कितना सोलर रेडिएशन आया है, यही हमारा हीट बजट भी कहलाता है। ठीक, अब ये जो सोलर रेडिएशन होता है ये सन इमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, उसी को जो है कि इस फॉर्म में जो है कि हमारी एनर्जी रिलीज करता है, जिसमें से अल्ट्रा वायलेट रेड, विजिबल रेड, इंफ्रा रेड, ये सब है आपकी जो कि एक्सरेज, गामा रेज, ये सब जो कि आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो अल्ट्रा वायलेट रेड का क्या रहता है? शॉर्ट वेव रहता है। विजिबल जो है कि लाइट जो है कि आपकी मैक्सिमम सोलर रेडिएशन देती है। इंफ्रारेड जो है कि आपको हीट एनर्जी देता है। तो एटमॉस्फेयर का मोस्टली एटमॉस्फेयर जो है कि मोस्टली ट्रांसपेरेंट रहता है, क्यों? टू दी सोलर शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, और अर्थ एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड रीमिट्स एज इट दी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मीन्स जो कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिमिट किस फॉर्म में करता है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में, जो कि आपको इस डायग्राम में देखने को मिलेगा। अब ये जो सोलर कांस्टेंट है, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू देखेंगे तो ये जो है कि अप्रोक्सीमेटली जो है आपका 361 आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका मीनिंग क्या है कि एवरेज सोलर रेडिएशन पर स्क्वायर मीटर में जो है कि रिसीव हुई है ऑन द परपेंडिकुलर टू द सन रेज एट द अर्थ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये जो है कि बेसिक सा जो है कि डेफिनेशन है। मीन्स अगर सिंपली बताएं तो सन की जो रेज आ रही है स्लैंटली परपेंडिकुलर जो है कि ली जाती है, मीन्स परपेंडिकुलरली जो है कि कैलकुलेट की जाती है। तो आपका सन में कितना जो है कि स्क्वायर मीटर में कितना एनर्जी आया है उसकी एक यूनिट है, कहीं पे ऑप्शन में आया तो आपको टिक करना है। और नोट याद रखना है क्या? क्योंकि ड्यू टू दी स्पेरिकल शेप एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन मच लेस एनर्जी रीचेज दी सरफेस। जो कि स्पेरिकल शेप की वजह से आप अर्थ बिल्कुल ऐसे स्क्वायर तो है नहीं कि बिल्कुल परपेंडिकुलर बन जाएगा। अर्थ का स्पेरिकल शेप है, जियोइड शेप है, ये सब मैंने आपको बताया जियोइड शेप है, तो इसकी वजह से हर जगह जो है कि सेम सोलर रेडिएशन नहीं मिलती है, और जो है कि आपको अलग अलग रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। इस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड पे रखेंगे, आप थोड़ा सा नीचे ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे कितना जो है कि रिफ्लेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए हीट बजट पढ़ना है, तो ऑन एन एवरेज और एग्जांपल के लिए कि 100 यूनिट ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, तो रिफ्लेक्ट बाय द क्लाउड और एटमॉस्फेयर 30% अप्रोक्सीमेटली, एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर 19% जो है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस 51% जो है कि अर्थ जो है कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितना हो गया? 51, और ये जो है कि कितना हो जाएगा? 49। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो याद करना है, एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 19 कर रहा है। अर्थ का सरफेस कितना एब्जॉर्ब कर रहा है? 51 कर रहा है। रिफ्लेक्ट कितना कर रहा है क्लाउड और एटमॉस्फेयर से? 30। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे जो है कि आपको क्लाउड से एब्जॉर्ब जो है कि रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पे 27 बाय जो है कि क्लाउड और 2 बाय अर्थ दिखा रहे थे। टोटल 29 अप्रोक्सीमेटली हो गया। अप्रोक्सीमेटली 30% क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गया। फिर जो एब्जॉर्बिंग है, यहाँ पे देखेंगे एब्जॉर्बिंग क्या है। यहाँ पे 17 जो है कि एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय अर्थ, फिर 14 जो है कि आपका एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे 17 प्लस है एब्जॉर्ब बाय दी डायरेक्टली अर्थ। फिर यहाँ पे 34 क्लाउड से पास होते हुए जो रिफ्लेक्ट हो गई है, यहाँ पे 34 जो है कि यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, 14 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है बाय दी एटमॉस्फेयर। ठीक, तो ये टोटल अगर करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 34 और 17 कितना हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा। ये आपका 14 जो है कि करेंगे तो कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 65 जो है कि ये हो जाएगा, और बाकी रिफ्लेक्ट की है। ठीक, यहाँ पे 30। तो ये आपको जो है कि अप्रोक्सीमेटली ये बजट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज अबाउट 70% जो है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, मेंटेनिंग द अर्थ एनर्जी बैलेंस। और रिफ्लेक्शन में देखें तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये आपके लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल मीन जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं,
आई होप देखिए ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा एक हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको जो है कि सिंपली चार्ट से समझिएगा कि जितना जो है कि 30 रिफ्लेक्ट करते हैं, इतना एब्जॉर्ब करते हैं। तो शॉर्ट वेव में जो है कि अर्थ क्लाउड जो है कि इसने 27, ये एनसीईआरटी में 27 दिया है, 29%, 1% इधर उधर है। तो ये जो कि रिफ्लेक्ट करता है आपके स्पेस में क्लाउड के द्वारा, और ये जो है कि आपको टोटल देखें तो इतना जो है कि एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी जो है कि देखिए यहाँ पे आपका जो रेडिएशन है, ये रेडिएटेड टू दी स्पेस में जो है कि 17 जो है कि आपका रेडिएट कर जाता है स्पेस में, 6% जो है कि स्कैटर कर जाता है एटमॉस्फेयर में। टर्बुलेंस और इस पे जो है कि कन्वेंशन में 9 है, और जो है कि कंडेंसेशन की वजह से आपका कितना हो रहा है, 19 प्लस और माइनस। तो इसको थोड़ा सा जो है कि देखिए इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जो है कि मैं आपका जब रिवीजन वाला सेशन होगा तो कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। तो आप ये वाला शॉर्ट वेव रेडिएशन समझ चुके हैं, ये वाला जो है कि आपका रिवीजन सेशंस में थोड़ा क्लियर करूंगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट बताने होंगे कि कैसे ये हीट बजट जो है कि काम करता है। तो आई होप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा जो है कि आपकी अपॉलॉजीज, और इस चीज़ को आप रिटेन रखेंगे। ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको और अच्छे से। तो यहाँ पे आई होप इतना जो है कि आपको याद रखना है। बस ये टेबल याद रखिए कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए बाकी ऑडियंस भी देखती है, कुछ एसएससी के बच्चे भी देखते हैं। ठीक, यहाँ पे यूपीपीएससी है, बीपीएससी है, तो इन लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है। यूपीएससी के लिए और यूपीपीएससी बीपीएससी में समझना है तो हीट बजट जो है कि आप समझ सकते हैं डीप करके। बाकी जैसे एसएससी हो गए, रेलवे की एग्जामिनेशन हो गए, जो वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उतना जो है कि डीप कॉन्सेप्ट में ये जो कि जाने की जरूरत नहीं होती है। जब रिवीजन सेशंस करेंगे तो ये सब जो है कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बचे हैं, मैं उनकी क्लासेज अलग से ले लूंगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस। बाकी अब ये सब जो है कि फैक्टर है, कैसे फैक्टर हमारे इफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड की वजह से क्या होता है, लैटिट्यूड इंसुलेशन डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स, मतलब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो इंसुलेशन डिक्रीज कर रहा है, मतलब सोलर रेडिएशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो याद करना, इक्वेटर 0 पे है, 90 डिग्री आपकी क्या है 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ में क्या है आपके पोल्स है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इंक्रीज इन दी लैटिट्यूड की वजह से आपका क्या होगा, इंसुलेशन डिक्रीज करेगा। मीन्स यहाँ पे इंसुलेशन की इंटेंसिटी डिक्रीज होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंगल ऑफ सनरेज, वर्टिकल रेज प्रोवाइड करते हैं आपके मोर एनर्जी देन दी स्लैंटिंग रेज। जो वर्टिकल रेज होती है, मीन्स आपकी स्लैंटिंग रेज हल्के जो टिल्टेड है, और जो स्लैंट है बिल्कुल 90 डिग्री पे है, वो जो है कि आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगी। ड्यूरेशन ऑफ द सनसाइन, जो लंबे दिन रहेंगे तो हमारे पास ज़्यादा जो है कि देखिए लंबा दिन मीन ज़्यादा सनसाइन, ज़्यादा सनसाइन मतलब सूरज की रोशनी ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रेटर इंसुलेशन देखने को मिलेगा। रोटेशन और रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन और सीजन की वजह से ये कॉज करता है सीजनल वेरिएशन। सीजन विंटर है तो कम सोलर रेडिएशन है, समर है तो ज़्यादा सोलर रेडिएशन है। तो ये हमारे और सीजन्स किस पे डिपेंड करते हैं, रिवोल्यूशन पे, तो इस तरह से इम्पैक्ट करता है। ट्रांसपेरेंसी की बात देखें तो जो है कि आपको जो है कि ट्रांसपेरेंसी में क्लाउड, डस्ट, एरोसोल, ये सब जो है कि रिड्यूस करते हैं। ज़्यादा क्लाउड होंगे, ज़्यादा डस्ट होगा, ज़्यादा एरोसोल्स होगा, वाटर वेपर होगा, तो रिफ्लेक्शन जो है कि ज़्यादा कॉज करेगा, तो उससे हमारा इंसोलेशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, एल्टीट्यूड पे देखें तो हाइयर एल्टीट्यूड जो है कि ज़्यादा मीन, आप देखिए ज़मीन पे खड़े हैं और पहाड़ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे आपको धूप ज़्यादा तेज लगेगी ना, यहाँ पे जो है कि धूप जो है कि थोड़ी कम लगेगी। तो ये जो है कि आपकी ग्रेटर इंसुलेशन ड्यू टू द थिनर एटमॉस्फेयर, ऊपर जो है कि थिनर एटमॉस्फेयर हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, थिनर एटमॉस्फेयर का भी समझ लीजिए। थिनर एटमॉस्फेयर देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब अगर हम यहाँ पे एक एयर की परत है, यहाँ पे क्या है 2 एयर की परत है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे जो है कि इस साइड पे खड़े हैं तो यहाँ पे आपको एक लेयर मिल रही है। पर यहाँ पे खड़े हैं तो कितने, 1 2 3 4 5 जो है कि 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मिल जा रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो आई होप इसको आप सस्टेन कर रहे होंगे कि आपको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा होता है। थिनर एटमॉस्फेयर हाइयर एटमॉस्फेयर को क्यों मिलता है, क्योंकि एयर डेंसिटी ऊपर जो कि इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो स्लाइट सीजनल वेरिएशन रहता है इलेप्टिकल ऑर्बिट की वजह से। इलेप्टिकल ऑर्बिट क्यों है, यहाँ हमारा जो है कि सन है, तो यहाँ पे सन है, और इलेप्टिकल ऑर्बिट है, यहाँ पे अर्थ है, तो ये पास है, यहाँ आएगा तो दूर हो जाएगा जब विंटर्स होंगी। तो दैट्स वाई हमारा इंसोलेशन जो है कि इफेक्ट करता है। एल्बिडो देखें तो स्नो और आइस जो है कि मोर रिफ्लेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे आप एल्बिडो पढ़ लीजिए। इंसोलेशन जो है कि वेरी करता है, क्यों, तो ये वही ऊपर जो एक्सप्लेन किया लिखा हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट की वजह से किस वजह से होगा, इसमें जो कि ऐसा सच कुछ है नहीं। यहाँ पे एक चीज़ होगी क्या, ये पढ़िए एल्बिडो। रिफ्लेक्टिविटी क्या है, एल्बिडो जो है कि आपका फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज रहता है जो इनकमिंग सेलुलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो है कि आपको रट लेना है। सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो करती है जो व्हाइट स्नो होती है, 80 से 90% जो है कि रिफ्लेक्शन कर देती है आपकी सोलर रेडिएशन का। फिर डेजर्ट जो है कि करते हैं 30 से 40%, ग्रासलैंड करते हैं 15 से 20, फॉरेस्ट करते हैं 5 से 15, ओशियन करते हैं 5 से 10,
और ये सन के एंगल पे जो है कि वेरी करता है। सन का एंगल देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दे रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, स्मॉल कवर्ड एरिया, मतलब वर्टिकल रेज और स्लैंटिंग रेज में ये छोटा एरिया करते हैं, बड़ा एरिया, हायर इंटेंसिटी, लोअर इंटेंसिटी, ग्रेटर हीटिंग, लेसर हीटिंग, ये जो है कि बिल्कुल याद रखेंगे। देन नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारा ये सब कवर हो गया। अब आइए थोड़ा सा इंसोलेशन का सीजन वीजन पे क्या इम्पैक्ट है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोसेसेस में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इंसुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है, उससे प्रेशर जो है कि आपके डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिससे ग्लोबल विंड, ओशियन करंट होते हैं, इनकी वजह से आपके वेदर और क्लाइमेट फिनोमेना इम्पैक्ट करते हैं, जिससे मानसून एंड रेनफॉल होता है। ये सब क्लाइमेटोलॉजी में एक्सप्लेन है। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है कि क्लियर हो गई होगी, इंसुलेशन हमारा कैसे जो डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ें समझने के लिए, जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर भी आना चाहिए, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, जिसमें हम आइसोथर्म्स और ये सब पढ़ते हैं, आइसोथर्म, आइसोबार्स, ये सब जो है कि पढ़ने होते हैं। तो घटना चक्र में है नहीं, वो रिवीजन क्लास में थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। यहाँ पे आइए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि एटमॉस्फेयर रिसीव मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहा है कि एटमॉस्फेयर जो है रिसीव करता है हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन और डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यस इट इज द करेक्ट, ठीक। अर्थ सरफेस से जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो है कि ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। रीजन कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ द शॉर्ट वेव टू द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक प्लेस एट द अर्थ सरफेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है, अब वो डायग्राम वापस से आता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखिए इस ऑप्शन को, सेकंड वाले ऑप्शन को। ये क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन जब एब्जॉर्ब हो जा रही है, लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो हमने जो एब्जॉर्ब किया है उसको रिफ्लेक्ट करने की जो टेंडेंसी है, रिफ्लेक्ट करने की टेंडेंसी है, इस चीज़ को जो है कि दिखा रहा है। दैट्स वाई जो है कि क्या है, अब अर्थ सरफेस, ठीक। यहाँ से समझिएगा ये एब्जॉर्ब हुई है, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक। यहाँ पे आपका क्या है, देखिए स्कैटर्ड टू स्पेस, तो यहाँ पे प्लस में आ गया, रेडिएटेड बैक टू दी स्पेस फ्रॉम अर्थ, यहाँ पे 17 जो है कि एब्जॉर्ब किया था, इन्होंने जो है कि वापस कर दिया। तो इस तरीके से जो है कि थोड़ा सा जो है कि गाइज आई होप इस चीज़ को जो है कि आप समझते होंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है कि टोटल आपको एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, रेडिएटेड टू दी स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर 48 है, ठीक। यहाँ पे क्या है, 34 + 14 कितना होता है, 48 होता है। तो इस तरीके से छोटा सा जो है कि आपको मिस कैलकुलेशन भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसको मैं बाद में ही समझाऊंगा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट जो है आपको बाद में समझने पड़ेंगे, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो लाइक करके जो है कि आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि अर्थ का जो है कि रिसीव करता है मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन और जो है कि डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है कि आपके, ये मान लीजिए ये है अर्थ सरफेस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सन की रेस की वजह से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है वो यहाँ पे अंदर घुस के जो है कि एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस जो है कि एटमॉस्फेयर की मिल रहा है, क्योंकि यही आपके लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल वेव में रिफ्लेक्ट करेगा। तो दैट्स वाई हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है रिसीव करता है इसकी हीट को डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो सेशन ठीक है। रीजन क्या है, कन्वर्जन हो रहा है आपका शॉर्ट वेव रेडिएशन का लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी में, वो अर्थ सरफेस पे टेक प्लेस करता है। तो शॉर्ट वेव ऑब्जर्व हो रही है, लॉन्ग वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमारे अर्थ सरफेस पे है। तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रू है और आर इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इसका क्या करेक्ट आंसर है, देखेंगे क्या लिखा है। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक और अर्थ सरफेस जो है कि आपका एनर्जी क्या है, सन है। इंसुलेशन जो है कि इनकमिंग है, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अर्थ रेडिएट करता है सन को शॉर्ट वेव में, एनर्जी जो है कि रेडिएट होती है लॉन्ग वेव में। यही चीज़ें जो कि लिखी हैं, तो आई होप इसको आप समझेंगे। बाकी जो हीट बजट है गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको मैं बाद में आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़े जो है कि फिनोमेना आपको एग्जांपल जो है कि 10-15 मिनट अलग से लगेंगे, तो उसको सेपरेट टॉपिक से समझेंगे। आज आई होप ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली जो टेम्परेचर है डिक्रीज होता है इंक्रीज इन दी हाइट फ्रॉम दी सरफेस, क्यों क्यों होता है ऐसा? तो आइए देखिए, कह रहा है कि टेम्परेचर जो है कि नॉर्मली डिक्रीज करता है आपके जो है कि हाइट में, मतलब हाइट इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, हाइट जो है कि इंक्रीज हो रही है। कह रहा है कि एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो क्या सही है? तो यस, ये जो कि एटमॉस्फेयर खाली अपवर्ड हीटेड होता है ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और कह रहा है कि नो देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर होगा नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, मॉइस्चर क्या है कि अगर यहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से, तो यहाँ पे मॉइस्चर डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऊपर जाएगा तो वो एक्सपेंड करेगा ना, एक्सपेंड करेगा, कंडेंस होगा, तो वहाँ पे जो है कि मॉइस्चर डेंसिटी कम होती है। तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि एयर इज लेस डेंस इन दी अपर एटमॉस्फेयर। तो यस, एयर जो है कि आपकी लेस डेंसिटी में होती है, मैंने कहा ना यहाँ नीचे ज़्यादा डेंस है, ऊपर जाके फैलेगा तो कम डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 और 3 इज हमारा करेक्ट होगा, 2 इज दी रॉन्ग आंसर। तो यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है। बाकी जब ह्यूमिडिटी वाला चैप्टर आएगा तो थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी, जब आगे हम ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे तो। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू दी थ्री। यहाँ पे जो है कि सन डेजर्ट, पैडी, लैंड कवर्ड विद द फ्रेश स्नो, पैरी। तो सबसे ज़्यादा सनलाइट कौन करेगा? यहाँ पे क्या है? एल्बिडो वाला है। एल्बिडो वाला जो मैंने आपको जो है कि, वो दिया है टेबल, उसको याद कर लेंगे। सबसे ज़्यादा फ्रेश स्नो करेगी, जो स्नो होती है वाइट स्नो या फ्रेश स्नो 80 से 90% जो है कि रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो ये यहाँ पे देख लेंगे आप, वही कंपैरिजन लिखा हुआ है टेबल का। फिर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि मूविंग अवे फ्रॉम दी सी सरफेस। ठीक, यहाँ पे हमें क्या बताना है? स्टेटमेंट को, और चूज करना है करेक्ट को। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मूविंग अवे फ्रॉम दी सी फोर्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीजेज। मूविंग अवे फ्रॉम द सी फोर्स ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीजेज। तो मूविंग अवे होना है सी फोर्स से, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट्स इज एनर्जी फ्रॉम द रिलीज ऑफ द लेटेंट हीट ऑन द अकाउंट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ द मॉइस्चर। विंड गैदर करता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है साइक्लोन वाले चैप्टर से। तो साइक्लोन के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी हो तो वहाँ पे करेंगे। अभी देखिए कि थर्ड चैप्टर हमारा साइक्लोन का ही, इसको पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैं बता दूँ, इसका सिंपल से कहना है कि आप जो है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कि डिक्रीज करते हैं। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऊपर हाइट पे जाते हुए सी से जो है कि लैंड की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे देखिए क्या है, हमारे 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ऊपर जो है कि 23.5 के ऊपर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के ऊपर जो है कौन से होते हैं? आपके टेम्परेट, टेम्परेट मतलब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, वो थोड़े कम डेंसिटी में देखने को मिलते हैं। तो ये जो मोस्टली साइक्लोन होते हैं आपके ट्रॉपिकल रीजन में ही देखने को मिलते हैं। तो C4 से ऊपर जो है कि मूव करेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्रीज करते हैं। तो यस इंडीड ये क्या है? हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कि एनर्जी फ्रॉम द रिलीज ऑफ द लेटेंट हीट अकाउंट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, जो मूव करते हैं ओशियन विद डिक्रीजेज इट मूव अवे फ्रॉम द सी। तो ये भी आपका करेक्ट है। इसको जो है कि थोड़ा सा होल्ड करके गाइस, इसको क्या करना है? होल्ड पे। आपको अभी सारा सी सरफेस टेम्परेचर जो है कि समझा देंगे। ये सब जो है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये इसको करेक्टली रीजनिंग को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये करेक्ट है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है, क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से थोड़ा जो है कि स्टेटमेंट जो है कि ड्राइव की गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट है, कह रहा है कि एसोसिएटेड विद एल्बिडो। एल्बिडो से क्या एसोसिएट करता है? आपका रिफ्लेक्टिंग पावर है। एब्जॉर्ब नहीं करता है, ट्रांसमिट और इमिट नहीं करता है, रिफ्लेक्टिंग पावर है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका एनुअल रेंज है टेम्परेचर का, स्टेटमेंट है, बताना है करेक्ट है। कह रहा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो कि ग्रेटर है इन दी पैसिफिक देन दी अटलांटिक। तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। जो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, मैंने कहा ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ा होना चाहिए आपको, आइसोथर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो कह रहे हैं कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ग्रेटर रहता है इन दी पैसिफिक देन दी अटलांटिक। तो ऐसा नहीं है, अटलांटिक में नहीं, ये उल्टा है आपका जो है कि अटलांटिक देन दी ओशियन होगा। तो ये जो है कि आपको गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो कि ग्रेटर रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर देन दी साउदर्न हेमिस्फेयर में। तो यस ये जो है कि करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? देखिए क्या है, अर्थ है। ठीक, मैं आपको जो है कि ब्रीफली बता देता हूँ। अगर यहीं पे बना देते हैं इसको, अगर हम अर्थ बनाएं तो ये क्या है? ऊपर वाला पोर्शन इक्वेटर के ऊपर क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ये क्या है? साउदर्न हेमिस्फेयर है। क्या कह रहा है कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो कि ग्रेटर रहता है कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब जान रहे हैं जो भी मोस्ट ओशियंस है, यहाँ पे ओशियंस क्या है? ज़्यादा है, यहाँ पे लैंड मास कम है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है कि ठंडा रहता है। ये जो है कि टेम्परेचर जो है कि यहाँ पे लेस रहता है। यहाँ लैंड मास क्या है? ज़्यादा है, और जान रहे हैं लैंड जो है कि ज़्यादा तेज़ी से हीट होती है। ठीक, ओशियंस को हीट होने में टाइम लगता है, और वो कूल भी जो है कि धीरे धीरे होते हैं, पर लैंड जो है कि ज़्यादा हीटिंग पाता है। तो ये जो है कि एनुअल टेम्परेचर जो है कि आपको आइसोथर्म्स जो है कि इधर ज़्यादा मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा करेक्ट है, और ये हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जो है कि ओनली 2 इज द करेक्ट। ठीक, लार्जर साइज ऑफ द ओशियन जो है कि हमारे एनुअल टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं अटलांटिक से एज कम्पेयर टू ओशियन। तो ये आई होप बिल्कुल याद रखेंगे। देन नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोथर्मल मैप्स के बारे में। देखिए क्वेश्चन आ गया कि करेक्ट इन्फ्लुएंस टू दी आइसोथर्मल मैप इन दी मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के मंथ का पूछा गया है। तो आइसोथर्म जनवरी के मंथ में जो है कि आपको सिचुएशन याद होनी चाहिए कि जनवरी में हमारा अर्थ किस पोजीशन पे रहता है, सन जो है कि आपका कहाँ पास है कि दूर है। ये सब थोड़ा इमेजिनेशन हो जाना चाहिए, तुरंत जो है कि ये डायग्राम मन में आ जाना चाहिए। ये सन है, ठीक, ये हमारा जो है कि अर्थ है, ये 4 पोजीशन होती है। अगर आइसोथर्म की बात कर रहा है तो सन कहाँ पे होगा?
तो आइए इसको स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि आइसोथर्म डेविएट करता है टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ में क्या रहा है, मीन्स यहाँ पे आपका ये ऊपर वाला जो है कि 0 डिग्री के ऊपर जो है कि नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो आइसोथर्म जो है कि डेविएट हो रही है नॉर्थ ओवर द ओशियन और साउथ में जो है कि ओवर द कॉन्टिनेंट। तो यस, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे विंटर कंडीशन बनी होती है। विंटर कंडीशन बनी होने की वजह से आपका नॉर्थ जो है कि विंटर में रहता है। तो यहाँ पे आपके जो है कि आइसोथर्म थोड़ा डेविएट होती हैं, जो लैंडमास है वो थोड़ा जो है कि नीचे ओशियंस की तरफ आते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है कि हीटिंग ज़्यादा होती है, तो ओशियन से थोड़ा जो है कि ऊपर जो है कि आपके कॉन्टिनेंट्स पे आते हुए देखने को मिलेंगी। तो इंडीड ये हमारा करेक्ट है कि आइसोथर्म डेविएट करती हैं नॉर्थ ओवर द ओशियन, ओशियन में नॉर्थ की तरफ जाएंगी, और साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। मतलब देखिए, ये अगर फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये क्या है, मान लीजिए पहले ये क्या है, आपके नॉर्मल कंडीशन की है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर नॉर्मल कंडीशन में ये है। ठीक, हमारे जो है कि अभी गर्मी चल रही है, जब ये कह रहा है कि आपके आइसोथर्म जो है कि मूव कर रही हैं आपका कब, जनवरी के मंथ में। जनवरी में क्या है, विंटर है। ठीक, इंडिया के हिसाब से इमेजिन कीजिए, इंडिया में जनवरी में क्या है, विंटर है। तो ये जो है कि नॉर्थ मीन्स यहाँ पे आइसोथर्म जो है नॉर्थ ओवर दी ओशियन मीन्स आपके नॉर्थ में जो है कि ओशियंस की तरफ, ये लैंड पे है तो ये ओशियंस की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पे क्या रहा है, साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ये साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट हो गया, और ओशियंस में जो है कि नॉर्थ की तरफ हो गया। तो ये ऊपर नॉर्थ, ये नीचे साउथ। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा चीज़। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है कि हमारा करेक्ट है। और कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशियन करंट गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कोल्डर देन द आइसोथर्म बेंड टुवर्ड द नॉर्थ। यस इंडीड इट इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जो कि नॉर्थ नहीं, ये हमारी साउथ में बेंड होगी। तो ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है कि ओशियन जो है कि उस वक्त वार्म हो रहा होता है, जिसकी वजह से डेविएट करती हैं आपके नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ की तरफ करेगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ की तरफ करेंगी। तो आई होप ये मैंने आपको क्लियर किया होगा। देन गाइस इसको जो है कि आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इन द month of January, northern hemisphere isotherm bend equatorward while crossing the landmass, poleward while crossing the ocean। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल, जस्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। जनवरी में क्या हो रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मीन्स जनवरी में, ये देखिए ऊपर जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि जनवरी में क्या हो रहा है, जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या हो गया आपका ऊपर वाला, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। इसमें कह रहा है कि आइसोथर्म्स, आइसोथर्म्स क्या है, मीन्स यहाँ पे जो आपकी लाइन सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करती हैं, ये बेंड कर रहा है इक्वेटर तरफ। मीन जो है कि आइसोथर्म जनवरी में ऊपर जो ये था, अब ये नीचे इक्वेटर की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो है कि थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट कर रहा है वाइल क्रॉसिंग द लैंडमास। ठीक, पोलवर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियन, मतलब पोलवर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियन, तो ओशियन के पास आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है आपकी। फिर सेकंड कह रहा है कि जनवरी में एयर ओवर द ओशियंस वार्मर होती हैं देन द लैंडमास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, एयर जो है ओशियंस के ऊपर जो है कि वार्मर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओशियंस पे ज़्यादा जो है कि आपका इफेक्ट पड़ेगा जनवरी में। हमारा जो अर्थ है वो किस पोजीशन पे है, पेरिलियन पोजीशन पे है, पास है अर्थ के। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा जो है कि आपको क्लियर होते हुए चीज़ें जो है कि मिलेंगी। यहाँ पे ए हमारा जो कि करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 और 2 आर दी करेक्ट एंड इट करेक्ट दिस करेक्टली एक्सप्लेन। इसको आप यहाँ से ब्रीफली एक बार पढ़ेंगे तो आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है कौन सा, बाकी तीन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज हैवली वेरिएबल इन दी लोअर एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर है हाईली जो है कि लोअर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कि जोन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर जो है, मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेटेड अलॉन्ग द इक्वेटर। तो ये जो है कि जोन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर लोकेटेड अक्वेट द इक्वेटर, ये जो है कि आपको गलत होते हुए स्टेटमेंट दिख जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मॉइस्चर, ये सब वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है, पर जो सबसे ज़्यादा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन पे जो है कि सबसे ज़्यादा हीट दिखने को मिलती है, बिकॉज ही स्लाइटली जो है कि टिल्ट होने की वजह से आपका अर्थ का। कह रहा है फ्रेडिट जोन जो है कि दोनों आपके सर्कल्स में देखने को मिलती है, पोलर और पोलर पोल्स पे और सर्कल पे। तो करेक्ट है। जेट स्ट्रीम जो है कि हाई एल्टीट्यूड पे विंड अफेक्ट करती है सरफेस वेदरिंग कंडीशन को, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे भी आपको रॉन्ग होते हुए देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से इसको आप भी देख लेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन दी अर्थ रिकॉर्डेड कहाँ पे जो है कि होगा, तो आपके 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होगा। मैंने बताया ना 0 डिग्री पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्ट सनरेज जो है कि रिसीव नहीं हो रही है, ये आपके इक्वेटर पे हो रही है 23.5 डिग्री पे। तो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ जो है कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपकी हाईएस्ट टेम्परेचर को फील करेगी। क्लियर स्काई नाइट और कूलर आर कूलर देन द क्लाउड। क्यों?
क्या आपके कह रहे हैं कि जो क्लियर स्काई नाइट्स होंगी जिसमें बादल वादल नहीं है वो ठंडे होंगे देन दी क्लाउडी नाइट्स ड्यू टू दी आपके रेडिएशन की वजह से, क्योंकि रेडिएशन जो है कि रिफ्लेक्ट ज़्यादा होंगे। तो ये जो कि याद रखें क्लियर स्काई नाइट जो है कि जो क्लाउडी नाइट होता है मोर वाटर वेपर कंटेन करते हैं देन द क्लियर नाइट से जो हीट इमिट हो रही है अर्थ सरफेस पे ट्रैप्ड बाय द क्लाउड्स एंड इमिटेड बैक टू दी अर्थ एज ए रिजल्ट ए क्लाउडी नाइट सीम्स वार्मर देन द क्लियर नाइट। जो स्काई होती है वो हीट इमिट करती हैं फ्रॉम फ्रीली स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो कि बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, तो सॉरी आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है। कह रहे कि विद द रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट क्या है, यहाँ पे तीन गलत है। कह रहे हैं टोटल अमाउंट द इंसोलेशन जो इक्वेटर पे है रफली 10 टाइम्स ऑफ द पोल्स। तो ये क्या गलत है, तो हमने हीट बजट में देखा ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इंफ्रारेड कॉन्स्टिट्यूट दी रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। इंफ्रारेड जो है कि आईआर जो है कि 2/3 कर रहा है, नहीं 2/3 नहीं कर रहा है, कितना करता है ये देखिए मैंने आपको चार्ट में दिया है। लेट मी शो यू दिस चार्ट। ये जो है कि आपको यहाँ पे देखिए अर्थ में जो है कि कितना जो है कि परसेंटेज है ऑब्जर्व हो रहा है 51 में, तो यहाँ पे शायद इंफ्रारेड का मैंने परसेंटेज दिया था। लेट मी शो, आई थिंक समवेयर आई हैव मेंशन इट गाइस। इसको आप नोट्स में से देख लीजिएगा, ये कहीं तो था अभी दिख नहीं रहा है। तो इंफ्रारेड जो है आपको 2/3 करते हुए देखने को नहीं मिलेगा, तो इट इज़ द रॉन्ग। फिर देन नेक्स्ट है इंफ्रारेड जो है कि लार्जली एब्जॉर्ब होता है वाटर वेपर दैट इज कंसिडर्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो इंडीड इट इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट, सही नहीं है जो कि आपका यहाँ पे सॉरी गाइस माय बैड। यहाँ पे क्या है, इंफ्रारेड कह रहा है कि लार्जली एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर्स दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। तो यस ये हमारा करेक्ट है, मैंने यहाँ पे जो है कि लोअर एटमॉस्फेयर पे ध्यान नहीं दिया था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इंफ्रारेड आर दी पार्ट ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो नहीं, ये हमारा जो है कि विजुअल स्पेक्ट्रम में नहीं आता, तो ये गलत है, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग से दिखता है। तो यहाँ पे सी इज द करेक्ट, ये इंफ्रारेड वेव्स है। यहाँ पे देखेंगे जो मोस्टली लार्जर रेडिएशन है यूज करता है शॉर्ट वेव में, एनर्जी जो है कि रिसीव है इंसुलेशन। ठीक, नोटेबली देखें तो शॉर्ट वेव कैन पास थ्रू द एटमॉस्फेयर क्वाइट इजीली और रिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग लार्ज वेव में। तो बिफोर रीचिंग द अर्थ जो है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर जो कि लार्ज पोजीशन नियर इंफ्रालाइट एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैसेस, जो हमारा सी इज द ट्रू आंसर। फिर अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन हीट आइलैंड्स क्या है, सिंपल हायर टेम्परेचर इन द अर्बन हीट ड्यू टू दी देन दी नियर बाय रूरल एरियाज। अर्बन हीट जो है कि आइलैंड्स इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हायर टेम्परेचर होता है अर्बन एरियाज में ड्यू टू दी रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरियाज में देखें तो लैंड्स हैं, ट्रीज ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से वो कंपैरेटिवली अर्बन एरिया से कम हीट अप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे देख लेंगे। बाकी अब ये बचा साइक्लोन वाला चैप्टर, इसको जो कि ब्रीफली जो है कि हम कवर करते हैं। ये यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ नोट्स लगा रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस है, तो इसको जो है कि मैं ब्रीफली आपको बता दूंगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें मैं बता दूँ फिर इसको जो है कि जल्दी से आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। साइक्लोन जो है आप जानते हैं लो प्रेशर, ठीक है, आपको दो तीन चीज़ें जो है कि याद रहनी चाहिए। लो प्रेशर, हाई प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या करता है, एयर्स जो है कि राइज करती हैं, हाई प्रेशर पे जो है कि एयर क्या करती हैं, सबडक्ट करती हैं। कॉलरिस फोर्स के बारे में पता होना चाहिए क्या, कॉलरिस फोर्स जो है कि कॉलरिस फोर्स हमें जो है कि पढ़ा था कि नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में जो अगर सीधे आप कोई विंड ऐसे चल रही है तो कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, आपकी जो है कि राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, राइट में डिफ्लेक्ट होगी नॉर्थ में, अगर ऐसे चल रही है तो राइट में इधर डिफ्लेक्ट होगी, अगर ऐसे चल रही है तो राइट किधर होगा, इधर होगा। तो ये सब जो है कि आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। साउथ में जो है कि कहाँ डिफ्लेक्ट करती है, लेफ्ट में, अगर विंड की डायरेक्शन ये है तो इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, अगर जो है कि इधर चल रहा है तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ में कहाँ डिफ्लेक्ट करती है, राइट में, साउथ में कहाँ करती है, लेफ्ट में। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। और बाकी थोड़ा सा सी सरफेस टेम्परेचर, नॉर्मली आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। साइक्लोन फॉर्म कैसे होते हैं, जस्ट इमेजिन ये क्या है, ओशियन का सरफेस है। ठीक, ये ओशियन का सरफेस है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है, सन की रेज जो है कि आ रही हैं ओशियंस पे आ रही हैं। सन की रेज क्या है, थोड़ा एग्जांपल के लिए बस इमेजिन कीजिएगा, सन की रेज ओशियंस पे आ रही हैं। अब ओवर द टाइम क्या होगा, ओवर द टाइम यहाँ पे मान लीजिए इस पोर्शन में एग्जाम्पल ले रहे हैं, इस पोर्शन में क्या है, सन की रेज जो है कि आपके एक आइडियल टेम्परेचर बना रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। इस लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर आपका अराउंड जो है 26 डिग्री या जो है कि 27 डिग्री मान लीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा होगा, जो कि 26 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं। यहाँ पे जो है कि आपका सी सरफेस जो है कि टेम्परेचर जो है कि अप्रॉक्सीमेटली 26 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है।
इसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से यहाँ क्या किया, एयर्स जो है कि आपकी राइज अप करती हैं और ऊपर जाके क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी। ठीक, अब ये एक्सपेंशन होगा। अब जान रहे हैं यहाँ पे एयर मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ दी, क्या है, प्रेजेंस ऑफ दी साइक्लोन फॉर्म होने के लिए कोरलिस फोर्स भी प्रेजेंट होगा। अब इस कोरलिस फोर्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये राइट में डिफ्लेक्ट करेगी। अब ये ऊपर जा रही है तो राइट जो है कि डिफ्लेक्ट करेगी। तो हमारा जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आप देखिए यहाँ पे दो चीजें होंगी, मीन्स आपके आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फॉर्म हो रहा है कि साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो वो डायरेक्शन जो है कि आपका साइक्लोन ट्रॉपिकल जो होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये सब जो है कि आपको बता दूंगा। अभी जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं, साइक्लोन जो होते हैं आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, कौन से, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में आपको क्लॉकवाइज देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉर्लिस फोर्स उस हिसाब से काम करता है। तो क्लॉकवाइज जो है कि आपको जो स्पायरलिंग मिलेगी वो ऐसे मिलेगी इस सर्कल में। यहाँ पे स्पायरलिंग जो है कि इस डायरेक्शन मिलेगी। क्यों, अब देखिए ये जो है कि एयर मूव कर रहा है, अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो कॉज हो रहा है वो इस तरफ हुआ है। ये एयर जो है कि डिफ्लेक्ट करके आपको इस तरह स्पायरल दिखेगी। तो यहाँ पे जो स्पायरलिंग होगी वो इस तरह से ऊपर आ जाते हुए दिखेगी, स्पायरलिंग का डायरेक्शन इधर होगा। तो आई होप ये थोड़ा सा जो है कि आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। और फिर ये जो ऊपर जाएंगे तो यहाँ कंडेंस होगी, यहाँ क्लाउड बना देंगे। इस क्लाउड में जो है कि बहुत सारी जो है कि वाटर वेपर इसी तरह कंडेंस होंगे जो कि बारिश लाएंगे, और ये थोड़ी स्पीड से चलती हैं। तो ये जो है कि बेसिक फिनोमेना है कि कैसे आपका साइक्लोन फॉर्म हो रहा है। तो मैं आपको जो है कि इतना जो है कि बताया। देखिए एंटी हेमिस्फेयर में जो है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो है कि विंड रोटेट करती हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम है, डायग्राम दिखा दूंगा तो थोड़ा जो है कि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको इमेजिन कीजिए, इस पे देखिए आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसके वजह से कन्वेंशन जो है कि करंट ऊपर हो रहा है, वार्म ऊपर क्लू हो रही है। तो यहाँ पे जो है कि आपके क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं। इसी को देखेंगे तो ये आई बॉल बोली जाती है, जो यहाँ साइड में जो गैपिंग मिलती है उसको आई बॉल बोलते हैं। बाकी वार्म एयर ऊपर उठती हैं, क्लाउड्स आते हैं, बहुत तेज़ी से घूमते हैं। ये सब जो है कि छोटी छोटी जो है कि चीज़ें आपको आई होप क्लियर होंगी। बाकी यहाँ पे आइए थोड़ा सा आपको डिटेलिंग कर लेते हैं। देखिए क्या है, लो प्रेशर एरिया में जो है कि सिस्टम जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपकी एयर राइज होती है, क्लाउड फॉर्म, स्ट्रॉन्ग विंड्स और प्रेसिपिटेशन। इसी को साइक्लोन कहते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, सी सरफेस टेम्परेचर जो है कि आपके 50 से 60 मीटर डेप्थ पे आपका 26 पॉइंट जो है कि 5 जो है कि ग्रेटर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा रहना चाहिए, कम नहीं। अगर आपके स्टेटमेंट पे आ जाए कि 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए तो वो जो है कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कॉलब्रिज फॉर्ट जो है कि एटलीस्ट 5 डिग्री लेटीट्यूड पे आपका काम करता है, तो इक्वेटर पे इसीलिए आपको जो है कि कोई भी साइक्लोन्स देखने को नहीं मिलते हैं। आपके उससे ऊपर ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। एंड ट्रॉपिकल के ऊपर जो है कि 23.5 डिग्री के ऊपर जो है कि आपको टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मेशन जो है कि विंड सील, मतलब आपको जो है कि थोड़ा विंड चलते हुए देखने को मिलेगी। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन, राइजिंग और मॉइस्ट एयर। साइक्लोन डू नॉट फॉर्म एट द इक्वेटर ड्यू टू द नेग्लिजिबल कोलरिज फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोलरिज फोर्स नहीं होता, जानते हैं इक्वेटर पे कोई भी कोलरिज फोर्स काम नहीं करता है। इसके वजह से यहाँ पे कोई भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि वार्म एशियन वाटर होंगे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, वो ऊपर जाके ठंडी होंगी। इसकी वजह से लो प्रेशर यहाँ पे ज़मीन पे डेवलप हुआ है। लेटेंट हीट प्रेशर जो है कि ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से साइक्लोन मूव करेगा, प्रेशर फर्दर होगा, एयर स्पाइरल करेंगी, साइक्लोन इंटेंसिफाई होगा। ये कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं। आई जो है कि आई में क्या होता है, कहाँ पे कामनेस रहती है, क्लियर लोअर प्रेशर 20 से 60 किलोमीटर वाइड होती है। ये जो आई होती है 20 से 60 किलोमीटर वाइड हो सकती है। आई बॉल देखें तो ये स्ट्रॉन्गर विंड और जो है कि रेनफॉल की वजह से जो है कि स्ट्रॉन्गर विंड की वजह से एक शील्ड बन जाती है। रेन बैंड्स है, आउटफ्लो है, इसको जो है कि आप देख लेंगे। फिर ये ओरिजिन कहाँ कहाँ होते हैं ये सब लिखा हुआ है। और ये सब जो है कि कुछ चार्ट है गाइस, देखिए आपको अब ये देखने को मिलेगा, जो हरिकेन है, टाइफून है, साइक्लोन है, विली विली है। अब साइक्लोन तो इंडियन ओशियन साइड में कहते हैं, ठीक। अगर पैसिफिक है, ठीक, यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन और साउदर्न पैसिफिक में साइक्लोन है। अगर वेस्टर्न पैसिफिक है तो उसे टाइफून कहते हैं, मीन्स जो है कि आपका चाइना वाला रीजन हो गया, फिलीपींस वाला हो गया, इंडोनेशिया, इन सब पे जगह की इंडोनेशिया के ईस्टर्न साइड पे, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और ये सब के ऊपर है पैसिफिक वाला, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वहाँ पे इसको टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। अटलांटिक में आपको जो है कि हरिकेन जो है कि इसको कहते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये सब ब्रीफली आप याद रखेंगे। बाकी टेम्परेट क्या होते हैं, ये 30 से 60 डिग्री में करते हैं। इसका थोड़ा जो है कि अपोजिट रहता है। यहाँ पे अगर जो टेम्परेट है, टेम्परेट साइक्लोन को बता दूं, इसका जो है कि हमारा जो ट्रॉपिकल था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, बट ये यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये जो है कि यहाँ पे डिफरेंस याद रखेंगे, ठीक। और ये जो है कि ब्रीफली पढ़ लेंगे, सेम फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे पोलर फ्रंटर थ्योरी लग जाती है, क्योंकि थोड़ा सा डीप है, तो उसको जो है कि थोड़ा सा यहाँ पे नहीं करेंगे।
बाकी ये डिफरेंस है, एक बार जो है कि गो थ्रू आप कर लीजिएगा, डिफरेंस यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक, ये जो है कि किस तरह का वो साइक्लोन है, सुपर सुपर साइक्लोन स्टॉर्म है, तो विंड स्पीड जो है कि 222 किलोमीटर पर आवर से ऊपर होगी तो सुपर है, ये कंडीशन लिखी हुई है, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन यहाँ पे क्यों क्या ज़्यादा होता है ये आप एक बार कर लेंगे, इंस्टीट्यूशंस है, आपको होमवर्क में ये करना है तो आपको ये मिल जाएगा। गाइस देखिए, साइक्लोन एक खुद एक इटसेल्फ एक बड़ा चैप्टर है, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इसको लाइटली फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे हमारी थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा जो है कि काफ़ी चीज़ समझाओ कि सी टेम्परेचर क्या है, ये सब फाउंडेशन क्लास की चीज़ें होती हैं। अब ये घटना चक्र मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ कि आप जो है कि मैक्सिमम इससे ड्राइव कर सके। तो आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला का जो है कि क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट है और जो कि करेक्ट बताना है। कह रहे जेट स्ट्रीम अकर इन दी नॉर्थन हेमिस्फीयर ओनली। क्या जेट स्ट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है? तो नहीं। जब मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया होगा, याद करिए, क्लाइमेटोलॉजी में काफ़ी ब्रीफिंग की थी, जेट स्ट्रीम पढ़ाया था, वहाँ पे आपको जो है कि ये इंस थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक, पोलर फ्रंटल थ्योरी, ये सब जो है कि आपको कन्वेंशनल करंट ये सब पढ़ाया था। तो जेट स्ट्रीम जो है कि आपके साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ये दोनों ही हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहेंगी। फिर कह रहा है कि क्यों, देखिए ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पे ऊपर भी पोलर जेट स्ट्रीम रहता है, नीचे भी रहता है, यहाँ पे दोनों ही जगह पोलर जेट स्ट्रीम जो है कि आपकी प्रेजेंट रहती है, तो ये गलत हो गया। फिर ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो छोटे साइक्लोन होते हैं उनमें आई डेवलप होना जरूरी नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द नियरली 10 डिग्री लेसर होता है सराउंडिंग से, तो ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा 2 इज द करेक्ट। यहाँ से देख लेंगे, आई ऑफ द साइक्लोन जो है कि एरिया कंपेरेटिवली रहता है 10 नहीं 0 से 2 डिग्री, जो है कि क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन जो है कि हाइयर रहता है कंपेरेटिवली। ठीक, क्या कह रहा है, क्या है, नियरली लेसर है, तो हाइयर रहता है आपके जो है कि सराउंडिंग से, 10 डिग्री वार्मर रहता है। ठीक, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे, 10 डिग्री वार्मर रहता है, ना कि कूलर रहता है, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। फिर कह रहा है कि सरफेस विंड स्पाइरल इनवर्ट्स अपॉन एंटर द साइक्लोन, और एयर जो है कि डिसेंड करता है एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, तो यस इंडीज जान रहे, सरफेस जो है, सरफेस विंड स्पाइरल इनवर्ड, मैंने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनवर्ड की तरफ जा रही है, तो यस इनवर्ड ऐसे 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 स्पाइरल ऊपर जाता है, तो रीजन असर्शन आपका करेक्ट है। एयर डिसेंड करता है, एयर आपके एयर डिसेंड्स एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, तो एयर जो है कि डिसेंड करती है, तो यस जो है कि एयर जो है कि डिसेंड करती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। दो बोथ आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन यहाँ पे ABCD दे रखा है, हमें मार्क करना है कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे हमसे पूछा है क्या, कि कंपेरेटिवली जो है कि आपके ABCD है, गिवन फिगर में साइक्लोन विटनेसिंग हैवी टेरेस्ट्रियल शॉर्ट ड्यूरेशन कंपाइल्ड बाय द थंडर स्टॉर्म, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या है। यहाँ पे डी पार्ट जो है कि आपका इसको जो है कि मेंशन कर रहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइक्लोन है, ये जो है कि आपको समझाए, तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आते नहीं है। यहाँ पे आपकी आई क्या है, ठीक, यहाँ पे फ्रंटल वेव्स क्या बन रही हैं, तो ये आपको ब्रीफली कर लेना है। फिर कह रहे हैं कि टोर्नेडोज आर दी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन, ओरिजिनेट टोर्नेडोज कहाँ पे होते हैं, ये कैरिबियन सी में देखे जाते हैं। कैरिबियन सी मतलब जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो यहाँ पे रीजन है, कैरिबियन, साउथ अमेरिका, क्यूबा और हेती ये वाला, तो यहाँ पे आपको क्या टोर्नेडोज देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन, वहाँ पे साइक्लोन को टोर्नेडो बोलते हैं, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। फिर कह रहा है कि वुड यू जनरली एसोसिएट विद द टर्नाडोज, तो कहाँ से, यूएसए से जनरेट करेगा, तो यूएसए में टर्नाडोज जो है कि बोले जाएंगे। बाकी अटलांटिक ओशियन में क्या बोला जाता है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अटलांटिक ओशियन में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हरिकेन्स बोलते हैं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर ये टर्नाडो एल ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, मिसिसिपी प्लेन्स में देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे मिसिसिपी कहाँ है, यूएसए जो है कि इन सब में देखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, ग्रेट प्लेन्स ऑफ दी यूएसए है। इंटेंसिटी टर्नोडी की कहाँ होगी, तो ये फुजीटा स्केल पे जो है कि नापा जाता है, मेरिसल स्केल्स, ये सब जो है कि स्केल्स के बारे में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन कह रहा है कि एयर एरिया जो है कि मोर सस्पेक्टिबल है आपके टाइफून साइक्लोन्स के लिए, तो कौन सा जो है कि टाइफून टाइफून साइक्लोन के लिए कौन सा ज़्यादा एरिया सब्सेक्टिबल है, तो चाइना सी जो है कि साउथ चाइना सी, मतलब पैसिफिक में जो है कि वहाँ पे ज़्यादा जो है कि आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपकी लार्जर ओशियन वाटर बॉडी है पैसिफिक जो है कि देखें, तो सर्कुलरली लार्जर ओशियन वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। फिर ये सब कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, चाइना में जो है कि आपके टाइफून्स बोलते हैं, इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, यूएसए में हरिकेन बोलते हैं। इजिली यू कैन गो थ्रू इट। फिर एक विली विली क्या है, विली विली इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि क्रिएट होता है। सेम क्वेश्चन गाइज, ठीक, यहाँ से कर लेंगे। बस ये बाइगो है, ये फिलीपींस में बोल दिया जाता है, लोकल नेम है।
फिर ये सब सेम क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू इट। ये सब पुराने क्वेश्चन भी है कि साइक्लोन का क्या काम है क्या नहीं है, ये नेम्स के क्वेश्चन यू कैन गो थ्रू इट, ठीक। और बाकी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको रिवीजन सेशंस, क्योंकि देखिए अब ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें खत्म है, ठीक। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस है वो उसमें ऐसा कोई सच क्वेश्चन है नहीं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रिवीजन सेशंस जो जब मैं लूँगा तो आपको चीज़ें और क्लियर कर देंगे। आपको रिवीजन सेशंस में देखिए क्या होगा, रिवीजन सेशंस में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के भी कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हो गए उनको रिवाइज करेंगे, थोड़े मैप्स रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको रिवर सिस्टम लाइट डायग्राम्स हैं, ठीक, ये जो मैपिंग वाला पोर्शन है मैंने आपको लाइट डायग्राम से याद करने को बताया, ये सब जो है कि हम करेंगे। बाकी इसका जो है कि एक सेशन रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, उसको मैं अलग से जो है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना के इसी में वीडियो ऐड करूँगा एट दी एंड, उसको सारा कंपाइन करके बिफोर द प्रीलिम्स। बाकी ये चैप्टर भी स्मूथली हमने कवर कर लिए हैं, तो इसको जो है कि हम टिक कर लेते हैं। आज हमने ये 3 चैप्टर स्मूथली कवर किए हैं। अब जो ये चैप्टर्स हैं गाइस, नाउ दीज चैप्टर ह्यूमिडिटी, ये सब जो है कि नॉट सो मेजर चैप्टर हैं। सॉइल के बारे में देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ। वर्ड क्लाइमेट जो है कि ये क्लाइमेटोलॉजी में जब मैंने क्लाइमेट्स पढ़ाए थे तो ए बी सी डी ये सब जो है कि अच्छे से मैंने पढ़ा है। देखिए ये सब यहाँ पे कवर है, तो आई एम नॉट गोइंग टू सो मच जो है कि इसमें जो है कि एफर्ट डालेंगे हम लोग। ये ह्यूमिडिटी ये सब है, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये हम रिवीजन सेशन जब करेंगे तो टाइप्स ऑफ द क्लाउड क्या है, ठीक, स्टेटोज, ये सब जो है कि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे इन सब चैप्टर्स में ऑलरेडी कवर है। मानसून रेनफॉल में मैंने आपको जो है कि ये सब चीज़ें जो है कि कवर कराई हैं। सॉइल्स में जहाँ अच्छे से सॉइल्स पढ़ाई है, इंडियन सॉइल्स पढ़ाई थी बट सॉइल्स के बारे में काफ़ी ब्रीफिंग कर दी थी। तो ये सब चैप्टर हैं गाइज, ये थोड़ा सा आप करेंगे। बाकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैं अलग से पढ़ाऊंगा। लैंग्वेजेस वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा रखा है, यहाँ पे थोड़ी ब्रीफिंग इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह से मेरी तरफ से ज्योग्राफी कंप्लीट है। ये सब जो छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं इनको मैं आपको रिवीजन के साथ इनकलकुलेट कर दूंगा, ठीक। तो जैसे देखें तो लैंग्वेज वाले चैप्टर में मैंने आपको समझा दिया है कि इंडो आर्यन लैंग्वेज क्या होती है, द्रविडियन लैंग्वेज क्या है, कैसे जो है कि आपके यूरोप वाली जो कि आर्यन लैंग्वेज ग्रुप है, ठीक, ये सब एशियाटिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज है, तिब्बतियन, ये सब जो कि बताए मैंने आपको। इंडियन ट्राइब्स जो मेजरली पूछी जाती हैं वो बता दी है, वर्ड की ट्राइब्स है, तो इसका एक सेशन जो है कि आपको मिलेगा। ये 5 से 10 मिनट में हम सारे वर्ड की टाइप जो है कि रिवीजन सेशन में कवर कर लेंगे। सॉइल्स के बारे में बता चुका हूँ। वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसा है ये मैं हमेशा सेशंस में कहीं ना कहीं आपको बताते रहा हूँ कि ब्रिटिश टाइप, मेडिटेरियन टाइप, ये सब क्लाइमेट क्या होते हैं, यू कैन अटैच टू इट। फॉरेस्ट कुछ नहीं है। लोकल विंड्स, ये जो लू होती है, चिनूक होती हैं आपकी, ये सब लोकल विंड्स है। ये थोड़ा सा जो है कि विंड वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक। ये क्लाउड्स में कवर करा चुका हूँ, ठीक। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बस बची हैं, इनको रिवीजन सेशन में कर लेंगे। इसमें जो है कि ह्यूमिडिटी में आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये सब जो है कि कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये आई होप ये हम करेंगे। तो इसके साथ हमारा क्या होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी इज कम्प्लीटेड बाय माय साइड गाइस, इसको जो है कि हम कंप्लीट मानते हैं। और जो भी थोड़े मोटे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइए, लव दिखाइए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन सबको मैं रिवीजन सेशन में फॉर श्योर कंप्लीट कर दूंगा बिफोर दी प्रीलिम्स आपके 2026 ऑफर्ड यूपी पीएससी। मीन्स ये आपको जो है कि सेशंस अक्टूबर से पहले जो है कि अक्टूबर के बाय एंड ऑफ द अक्टूबर, क्योंकि नवंबर में आप सारा अपना रिवाइज कीजिए। ये सब जो छोटे छोटे काम बचे हुए हैं बाय एंड ऑफ द अक्टूबर ये मैं कवर कर दूंगा, ठीक। आप इससे निश्चिंत रहिए। बाकी ये हमारा कंप्लीट हो गया, जो भी बचे हैं क्या, ये अक्टूबर के एंड तक इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। ये घटना चक्र जो है कि अपने करंट अफेयर सीरीज है, इसको जो है कि कवर कीजिए। यहाँ पे सब कुछ जो है कि ऑलरेडी कवर है। बाकी पॉलिटी हो गया, सीख साइंस हमारी कंटिन्यू चली रही है। ये सब हमारी एंसेंट एंसेंट इंडियन हिस्ट्री सीरीज हो गई, सीख हमारी घटना चक्र की एंशियंट सीरीज है, मिडिवल मॉडर्न है। तो काफ़ी कंटेंट आपको चैनल पे मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी प्यारी सी इकोनॉमी सब्जेक्ट को। इकोनॉमी जो है कि आप लोग काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो अब इकोनॉमी स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में विद द फुल एनर्जी, जहाँ पे हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी घटना चक्र, ठीक। इकोनॉमी घटना चक्र स्टार्ट करेंगे। और बाकी साइंस देखिए, साइंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला था, तो मोस्ट लोग कह रहे हैं इकोनॉमी, और इकोनॉमी मुझे भी लग रहा है इज द नीड ऑफ द आर। इकोनॉमी पढ़ने में आपको जो है कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो उसको मैं सिंप्लीफाइड करूंगा। इकोनॉमी जो है कि हम घटना चक्र स्टार्ट करेंगे। साइंस का क्या है, साइंस घटना चक्र आपकी पैरेलल में चलेगी, बीच बीच में सेशंस में डाल दूंगा। साइंस में देखिए बायोलॉजी तो मैंने कवर कर दी है ऑलमोस्ट, उसमें डिसीज वाला चैप्टर बचा है, वो एक क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचता है फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है कि मैं आपको सिंप्लीफाइड करके लूसेंट से जो है कि कंपाइल करके आपको ये चीज़ें पढ़ा दूंगा। बाकी जो बच्चे कमेंट करते हैं कि मिडीवियल और जो है कि मॉडर्न की घटना चक्र करा दीजिए, तो गाइज ये प्लीज़ ये प्लेलिस्ट जो है कि फॉलो करिए। इसमें मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, इसमें सारे क्वेश्चन है। शुरू में जो है कि आपको इसमें क्या है, बस घटना चक्र में क्या होता है, घटना चक्र में आपके क्वेश्चन होते हैं वो कंबाइंड होते हैं कि एक यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया, 2 यूपी पीएससी के क्वेश्चन आ गया, कोई छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन आ गया। पर ये जो है कि पीवाईक्यू वर्कबुक है, इसमें क्या है, पहले आपके सारे यूपीएससी के जो है कि
लगभग 35 साल के क्वेश्चन है, फिर यूपीपीएससी के क्वेश्चन है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको देखिए, काफ़ी अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज़ ये फॉलो कर लीजिए। इससे होगा क्या, देखिए हमारे जो है कि इससे हमारा हिस्ट्री की जो घटना चक्र है, हिस्ट्री घटना चक्र ऑलरेडी चैनल पे है, ये एंशियंट और ये 2 प्लेलिस्ट मिला के आपके मिडीवियल और मॉडर्न कवर हो जाती है। ठीक, एक सब्जेक्ट पढ़ाना है आपको आर्ट एंड कल्चर, वो जो है कि ब्रीफली मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डाल दिए हैं, इसको जो है कि रिवीजन सेशन में, इसमें मैराथन में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री एक तरह से ऑलरेडी फुल कवरेज है। ठीक, पॉलिटी ऑलरेडी कवर है। ठीक, यहाँ पे ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली। देन इसके बाद आपका बचता है क्या, इकोनॉमी, इकोनॉमी मैं स्टार्ट कर देने वाला हूँ। ठीक, साइंस ऑलरेडी ऑनगोन है। ठीक, साइंस ऑनगोन है, तो ये हमारा जो है कि ऑनगोइंग है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 मेजर सब्जेक्ट हमारे कवर हैं। ठीक, ये हम कवर कर लेंगे, इसको जो है कि हमारा 2 मंथ लगेगा, 2 मंथ में इसको जो है कि अपना आराम से पढ़ेंगे। इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर इसको कवर किया जाएगा। ठीक, अगस्त और सितंबर में इसको फुल्ली कंबाइन करके कवर कर लेंगे। और फिर बचता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट जो है कि बहुत ही ईजी है, इसको जो है कि पेपर से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ा दूंगा। इससे आपको पूरी घटना चक्र का सारांश में जो है कि 5-6 क्लास में इसको अच्छे से करा दूंगा, कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि आपके पुराने हो जाते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बना के करा दूंगा। तो होलिस्टिकली प्रीलिम्स की तो अच्छी तैयारी हो जाएगी चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।